और हम देखते थे, हम लगते थे लोगों का कैसा उल्लू बन रहा है। मतलब कोई एक टेक्नोलॉजी का शो होता था, उसका स्पॉन्सर होता था कोई फोन कंपनी और उसी का फोन रिव्यू हो रहा होता था। तो इनिशियल आइडिया एक शो का था, जैसे न्यूज सबकी धुलाई करता है, हम न्यूज की धुलाई करेंगे। तो उन दिनों आपको रेवेन्यू भी ठीक ठाक मिल सकता था एड से, लेकिन हमने बोला अगर हम एड से चलेंगे तो फिर हम उसी ट्रैप में फंस जाएंगे। हमें लाखों सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, 500,000 सब्सक्राइबर्स ही मिल जाएं, वही चला सकते हैं चैनल। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि इस देश में 1000 लोग भी नहीं है जो पैसा देके न्यूज को एड फ्री करना चाहेंगे। बिलीफ नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, कूद जाते हैं कोई पकड़ लेगा, और लोगों ने पकड़ लिया। मैं कई एंकर्स को जानता हूँ और अभी से नहीं, पिछले 20, 25, 30 साल से जानता हूँ। इतने घटिया लोग नहीं है जितने दिखते हैं प्राइम टाइम, लेकिन वो बन गए हैं, उनका एक अवतार है वहां पर, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए। जितनी वो तड़ी दिखाते हैं ना प्राइम टाइम पे, वो उतनी ही चापलूसी दिखाते हैं जब कैमरा नहीं रोल होता ओनर के सामने। अगर ओनर उनको बोलेगा कूद, वो कूदेंगे। अगर ओनर को बोलेगा बैठ, वो बैठेंगे। ओनर्स के पास ईएमआई का तो प्रेशर नहीं है ना। ओनर्स के पास तो सैकड़ों करोड़ हैं, उनका एक एक बंगला 500 करोड़ का है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दूंगा। इनकी खुद की क्या है तो उनकी चप्पू पप्पू ना। अब देखिए एनडीटीवी देखिए, प्रणॉय के टाइम में तो बड़ा वो छाती चौड़ी करके बोलते थे ये वो मोदी, ये मोदी वो। ओनरशिप चेंज हुई, आपने देखा कैसे पलटी खाई उन्होंने। वही लोग हैं तो पलटी क्यों खाई? पलटी ये खाई कि ओनर चेंज हुआ है ना। मतलब आप ये बताइए, अभी इंडियन न्यूज मार्केट में रवीश को नौकरी देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये मतलब गौरव सावंत जैसे लोग या अंजना ओम लोग जैसे लोग, मतलब आप सुधीर चौधरी को देखिए, उसकी आप हिस्ट्री देखिए। प्योर मार्केट में जहां न्यूज और जर्नलिज्म की वैल्यू है, उस जैसे आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आज उस वैसे ही लोगों को प्राइम टाइम मिलेगा। तो अगर आप बुली के सामने झुके ना, वो आपका नाक रगड़ के आपको रोंदेगा। किसी बुली को आप खुश नहीं कर सकते, आपको ठुड मारेगा ही मारेगा। हम पर भी टैक्स रेट्स पड़ी हैं, शायद और पड़े। ठुड तो खानी है, लेकिन जलील होके नहीं खाऊंगा मैं। ये सब जलील होके खाएंगे। इनको लगता है तलवे चाटने के बाद इनको बहुत इज्जत से रखा जाएगा। इनकी भी क्या खाक इज्जत है, मैं जानता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पढ़े हैं जो उनको ऑर्डर्स आते हैं। ऑफ कोर्स कई लोगों ने आज ही न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, वो गाली देते रहते हैं। उनको आइडिया नहीं है कि 2012 और 2014 के बीच में हमने क्या क्या किया। और पहली बार पुलिस जब मेरे ऑफिस आई थी, तब यूपीए की सरकार थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी। और आई डोंट ब्लेम देम, इग्नोरेंस इज नॉट अ सिन। आजकल कुछ बच्चे आते हैं, वो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 15-15 लाख, 20-20 लाख लेके आते हैं, और मैं सोचता हूँ यार इन बेचारों की नौकरी, मतलब जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इट इज नॉट अ सेंसिबल डिसीजन। अब तो जितने में आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, उतने में आप यूरोप जाके पढ़ के आ सकते हो। और मैं कई लोगों को जानता हूँ, दिवाली के टाइम में काफी पार्टीज होती हैं, कार्ड पार्टीज। और कार्ड पार्टीज में मैंने देखा हुआ है, लोग एक एक सिटिंग में 10,000 से लेके 5 लाख तक लूज कर जाते हैं। और वहां आपका हाउस हेल्प ही सर्व कर रहा है। अगर उनसे ग्लास टूट गया तो वो उनके 20,000 की सैलरी से काटते हैं। हमारे यहाँ जो प्रिविलेज लोग हैं ना, वो बेसिकली बहुत चीप हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए, बॉस आप 12 साल आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, आप पिछले 11 साल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो मतलब करीब 22-23 साल हो गए आप टॉप ऑफ प्रिविलेज पे हैं। लेकिन आज भी जब वो इंटरव्यू देते हैं, वो विक्टिम है। हाय मैं बेचारा, सब मुझे, ओहो मैं बेचारा, मुझे सब गाली देते हैं। ये जो मानसिकता है ना कि भाई मैं तो फॉरएवर विक्टिम हूँ, आपके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन विक्टिम मैं ही हूँ। ये मानसिकता बहुत से प्रिविलेज लोगों में है हमारे देश में। वो उनको दूसरों का दुख दिखता ही नहीं। एक व्यक्ति की अगर उम्र में से 25 साल आपके टॉप ऑफ द पाइल में कटे हैं और अभी भी अगर आप विक्टिम हैं, तब बॉस आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। शुक्रिया अभिनंदन। ये बताइए कि 2012 में ये ख्याल कितना आउटलैंडिश था कि लोग पैसे दे करके अपने बारे में जानना चाहेंगे, अपने समाज के बारे में जानना चाहेंगे, खबरें पढ़ना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। ये यकीन कहाँ से आया आपके अंदर कि आप लोग ये काम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आपका स्टूडियो बहुत बढ़िया है, आई मस्ट से, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। लेकिन एक्चुअली ख्याल 2012 में नहीं आया था, ख्याल 2009 में आया था। जब मेरी जो बॉस हुआ करती थी इंडिया टुडे में, न्यूज़ ट्रैक का ज़माना, VHS टेप्स का ज़माना जो था, तो मधु जिन्होंने इंडिया टुडे और टीवी टुडे का स्थापन किया था, उनसे जब भी मैं मिलता था, न्यूज़ का बूम था 2002 से लेके 2010-11 तक। आई थिंक न्यूज़ चैनल्स 1 से लेके 300 तक पहुंच गए थे बहुत ही जल्दी। हालांकि न्यूज़ इतनी पागल नहीं थी जैसी आज है, इतनी घृणा भरी हेट मॉन्गरिंग ऐसी नहीं थी, लेकिन
इन्फ्लुएंसेस और थे, और क्योंकि मधु और मैं दोनों न्यूज़ इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे, और बाय एंड लार्ज एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसेंसी थी न्यूज़ में, लेकिन फिर भी हम ये जानते थे, जब भी हम एक कोई प्रोग्राम देखते थे, डिस्कशंस देखते थे, कई डिस्कशंस जो होती थी मैं जानता था, वो एंकर्स वो प्रोड्यूसर्स, वो एडिटर्स जो वो डिबेट्स कर रहे हैं, मैं उनको निजी तौर पे भी जानता था, मधु भी जानती थी, और हम जो गेस्ट्स बैठे थे पैनलिस्ट उनको भी जानते थे। और क्योंकि हम बहुत करीब थे उस वर्ल्ड के और उस वर्ल्ड का हिस्सा थे, हम जानते थे कि क्या इन्फ्लुएंसेस हैं सब पे, कौन यहाँ जो स्पोक्स पर्सन बना हुआ है सिविल सोसाइटी का, उसकी कंसल्टेंसी किस कॉरपोरेशन से कितना पैसा लेती है ब्रांडिंग का। हम ये जानते थे कि ये जो बंदा बोल रहा है कि भाई ये जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है इसने कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से आते हैं। और हम देखते थे, हम लगते लोगों का कैसा उल्लू बन रहा है, मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव पार्टी बन के ज्ञान पेल रहे हैं लोग, और लोगों को पता नहीं कि एडवर्टाइजिंग से जो पैसा कहाँ से आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट। तो हम और अक्सर हम देखते थे, और कुछ तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते थे। कोई एक टेक्नोलॉजी का शो होता था, उसका स्पॉन्सर होता था कोई फ़ोन कंपनी, और उसी का फ़ोन रिव्यू हो रहा होता था। तो हमने सोचा कि ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और आपको पता ही याद है कि नहीं, उन दिनों आई थिंक सेबी के चीफ दामोदरन था उनका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया था कि सम एंकर्स आर टॉकिंग अप एंड टॉकिंग डाउन शेयर्स। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि भाई उनके पोजीशंस थे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स में, और उन स्क्रिप्ट्स पर वो टिप्पणी देते थे अपने शो में। तो ऐसी चीज़ें, मतलब एक जनरल न्यूज़ देखने वाली जनता को नहीं पता थी। तो मधु ने पहले बोला था हमें एक न्यूज़ पर क्रिटिक करनी चाहिए, एक शो करना चाहिए, क्योंकि मैं टीवी शोज बनाता था, नॉन फिक्शन प्रोग्रामिंग, फूड पर, लाइफस्टाइल पर, इलेक्शन के दौरान भी हमें छोटे मोटे फ्रीलांस गिग्स मिल जाते थे चैनल से। तो इनिशियल आइडिया एक शो का था कि हम जैसे न्यूज़ सबकी धुलाई करता है, हम न्यूज़ की धुलाई करेंगे। लेकिन मसला ये आया, और हम सबसे मिले थे, मधु और मैं गए थे उन दिनों। CNN IBN था, NDTV था, टाइम्स नाउ था, राजदीप वॉज हेडिंग IBN, डॉक्टर रॉय वॉज हेडिंग NDTV, अर्नब वॉज हेडिंग टाइम्स। सबसे बात हुई थी और सब बहुत अच्छी तरह मिलके बोला बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन अब सब न्यूज़ की धुलाई करेंगे हमारे चैनल पे, वो थोड़ा अजीब, क्योंकि एक अब तो सब एक दूसरे दे गो एट ईच अदर, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग। लेकिन उन दिनों न्यूज़ किसी और न्यूज़ के बारे में बात नहीं करता था। सिर्फ एक बहुत फेमस केस था इंडियन एक्सप्रेस, आई थिंक हिंदू का, एक झगड़ा चल रहा था, वो एक दूसरे पर कोई एक केस पर वो रिपोर्ट करते थे। अब क्योंकि कोई वो शो चलाना नहीं चाहता था, तब इंटरनेट की पेनिट्रेशन इतनी थी जब थी, अब मुझे याद है हमने चेक भी किया था, ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन 6 या 6.5% थी, केवल। अब तो ऑफ कोर्स 50 से भी ज़्यादा है परसेंट शायद पेनिट्रेशन। तो हमने बोला अब ये शो तो कहीं जा नहीं सकता, और उस शो से फिर और शोज आए, हमें इंटरव्यू करना चाहिए, ये लोग सबका इंटरव्यू करते हैं, हमें इनका इंटरव्यू करना चाहिए। मतलब जैसे ये सबको ग्रिल करते हैं, न्यूज़ प्रोफेशनल्स को भी दे आर आंसरेबल, जो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी कहते हैं। अब बाकी 3 पिलर्स को आंसरेबल बना रहे हैं, आप न्यूज़ को आंसरेबल नहीं बना रहे। तो ये था थिंकिंग। अब जब ये थिंकिंग थी, तो हमने सोचा कि अगर ये भी ऐड से चलेगा, तब तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम अवॉइड नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं बोल रहा कि जो सब ऐड से चलते वो बुरे लोग थे, कोई और चारा नहीं था ना, इंटरनेट तो था नहीं। जब शिवा जी आपको भी याद होगा, बिल्कुल। जब हम यंग थे तब इंटरनेट नाम की तो चीज़ ही नहीं था ना। बिल्कुल। इंटरनेट नाम की चीज़ तो मेरे इंडिया डे ज्वाइन करने के 4-5 साल बाद हमने यूज़ करनी सीखी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर इट वाज एक्चुअली अ पैशन प्रोजेक्ट। हमें ये बिलीफ नहीं थी, आई वोंट से इट वाज बिलीफ, फेथ थी कि भाई हम प्योर शुरू करेंगे। और मुझे याद है कई लोगों ने बोला, क्योंकि जब हमने पहला इंटरव्यू डाला, हिट्स मिले, उन दिनों जो यूट्यूब का प्री रोल ऐड का रेट था वो करीब
370 से लेके 400-430 रुपए पर 1000 होता था। आज उसका रेट 30-35 रुपए है पर 1000। तो उन दिनों आपको रेवेन्यू भी ठीक ठाक मिल सकता था ऐड से, लेकिन हमने बोला अगर हम ऐड से चलेंगे तो फिर हम उसी ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मैंने बोला हमें लाखों सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, कुछ मतलब 500-1000 सब्सक्राइबर्स ही मिल जाएं, वही चला सकते हैं चैनल ऑनलाइन। और मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि इस देश में 1000 लोग भी नहीं हैं जो पैसा दे के न्यूज़ को एड फ्री करना चाहेंगे। आज आप देखिए न्यूज़, अभी कुंभ चल रहा है, हर एफएम चैनल पे, जब मैं यहाँ आ रहा था मैं एफएम चला रहा था, हर एफएम चैनल पे कुंभ के एड चल रहे हैं, वो सरकार देती है। क्योंकि चुनाव है, या तो आपके या कांग्रेस के या बीजेपी के ऐड चल रहे हैं। आप अखबार देखिए, फ्रंट पेज ऐड आपको या मोदी जी दिखेंगे या योगी जी दिखेंगे या कभी कभी भगवंत दिख जाएगा। तो मैंने कहा अगर हम उसी डायरेक्शन, मैंने कहा 1000 लोग तो होंगे। और उन दिनों 2-4 हम शोज करते थे हफ्ते में, अब तो दिन में 10, 15, 20 स्टोरी भी कई बार चली जाती हैं। अब हमारे पास करीब 20-22 हज़ार पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन बस फेथ थी शिबा जी, बिलीफ नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे कहते हैं ना, मतलब ग्रेविटी इज कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं जानता हूँ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, बट फेथ इन गॉड इज नॉट बेस्ड ऑन एनी, यस, इट इज कि भाई देखी प्लेसिबो जाएगी। है वो। हाँ, तो देखी जाएगी कि भाई कूद जाते हैं, कोई पकड़ लेगा, और लोगों ने पकड़ लिया। ये बहुत ज़बरदस्त है। आपने इतने छोटे सब्सक्रिप्शन बेस के बारे में सोचा था हाँ और सिर्फ इतने ही से सोचा था कि हम ये कर लेंगे। हाँ हाँ। अब आज भी मैं कई लोग स्केल्स ट्राई करते हैं। अब कई बार मुझे कॉलेजेस में बुलाया जाता है बोलने के लिए। अब शिवा जी, इस उम्र में मुझे ट्रैवल करने का शौक है नहीं। आप सुबह जाइए फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे, 1 घंटे का लेक्चर दे के वापस आइए, दिन खराब हो जाता है, मतलब मुझे क्या मिल रहा है उससे। लेकिन मैं जब भी जाता हूँ किसी कॉलेज, अभी मैं पिछले हफ्ते आईआईटी में मैंने एक टॉक दी थी, फिर जेएनयू में एक टॉक दी थी, उससे पहले मैंने आईआईएम अहमदाबाद में टॉक दी थी, जेवियर्स बॉम्बे में टॉक दी थी। मैं जाके यही बोलता हूँ, मैं अपना पूरा दिन खराब कर रहा हूँ यहाँ आके, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी वैनिटी के लिए मैं लेक्चर दूँ, मैं ज्ञान पे लूँ। मैंने बहुत ज्ञान पे लिया है लाइफ में। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आप अगर 200 लोग मुझे सुन रहे हैं और आप देश की प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हैं, आप हाई पेड जॉब्स में जाएंगे, आपको ठीक ठाक जॉब मिलेगी। आप में से अगर 20-30 लोग भी सब्सक्राइब करें तो मेरा यहाँ आना इज जस्टिफाइड टू माई सेल्फ, कि भाई मैंने जाके मैं अपना टाइम खराब नहीं किया। तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ, मैंने कहा यहाँ मेरे आने का ये मकसद है, और अगर आप में से 20% लोग भी मेरी बात से कन्विंस नहीं है तो मेरे यहाँ आना ज़ाया है, क्योंकि आई हैव नो ज्ञान टू गिव यू। वो आप ज्ञान कॉलेज से, आपके बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो ही दे देंगे आपको। तो मैं अभी भी आई एम नॉट थिंकिंग कि हम 1000-2000 करके सब्सक्राइबर्स गैदर करेंगे। आज भी मैं सब्सक्राइबर्स गैदर करने का सोचता हूँ, 10, 20, 40, 50। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और बोलते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं आप, मैंने कहा आप सब्सक्राइबर हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा पे करते हैं? मुझे हेजिटेशन से पता चल जाता है, तो मैंने कहा फ़ोन खोलिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। यस। तो यही है, तो मतलब 10 करके 20 करके ना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं वही। इसमें जो लोग इतने टेक सेवी नहीं हैं, जो आजकल इतना डर है लोगों में कि अगर आप ये करते हैं ई बैंकिंग या इस तरह से पेमेंट करते हैं तो किसी ना किसी तरह फ्रॉड में फंस जाएंगे या कुछ है, तो ये वाली जो डर है उसके लिए, उन लोगों के लिए क्या कोई और ऑप्शन है आपको भेजने का सब्सक्रिप्शन? एक्चुअली कई लोग, एक्चुअली डर की वजह से नहीं, कई लोग जो स्लाइटली ज़्यादा मतलब मेरी उम्र से या मेरी उम्र से ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अब मैंने टेक्नोलॉजी सीख ली है, क्योंकि मेरे इतने यंग कॉलीग्स हैं, वो इतना जानते हैं, उन्होंने सिखा दिया है मुझे। लेकिन मैं भी डिजिटल नेटिव तो हूँ नहीं। मैं भी इंटरनेट से मेरा नाता 25-26 साल के बाद ही पड़ा, तो धीरे धीरे सीखा। और अब तो और भी ये QR कोड वाला जो सिस्टम है, अब तो कई लोग अभी भी एक चेक भेज देते हैं हमें, फिजिकल चेक हमें पोस्टल एड्रेस पे। लेकिन वो सब नहीं भेज सकते हमारे, हालांकि वेबसाइट पर एड्रेस है कि अगर आप फिजिकल चेक भेजना चाहें। लेकिन जो फ्रॉड का है, अब वो एक, आई गेस दैट इज एन इशू जो अब सब डील कर रहे हैं।
हालांकि जो मेजर पेमेंट गेटवेज हैं उनके पेमेंट गेटवेज ऑथेंटिक सिक्योर पता है। चलते हैं, क्योंकि अपने पेमेंट गेटवे तो कोई चलाता नहीं, सब थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं, चाहे पेटीएम हो या रेजर पे हो या पेपैल हो या जो भी है। तो अब वो मेरे हाथ से बाहर है। ये सवाल इसलिए पूछा, मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं ई बैंकिंग से और ये इस पर डिजिटल पेमेंट मॉडल से, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो अपना चेक भी भेज हाँ, सकते चेक भी हैं, भेज बाय सकते पोस्ट हैं। चेक भेज हाँ, सकते हैं हाँ, भेजते हैं लोग। और इस तरह के एफर्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। पीयर ग्रुप में जो अपनी कम्युनिटी है जर्नलिस्ट की, वहाँ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला आफ्टर अ वाइल, जब आपने काम शुरू कर लिया और आप ज़्यादातर उनके बारे में बात कर रहे थे, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? शिवाजी, एक्चुअली इट वाजंट वेरी गुड इन द बिगिनिंग। अभी भी नहीं, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा था, मतलब लोग देख रहे थे। जैसे ही हमने रिलीज़ किया सबसे पहले इंटरव्यू, आई थिंक हमने जो रिलीज़ किया था पहला वीडियो मधु त्रेहन का करण थापर के साथ इंटरव्यू, जो काफ़ी अग्रेसिव हो गया था। फिर हमने किया था मधु त्रेहन का रवीश के साथ, बरखा के साथ। मैंने फिर उन दिनों के 2-4 एंकर्स को इंटरव्यू किया था। एक आई एग्री करके शो बनाया था। हम मीडिया क्रिटिक करते थे कि भाई ये आर्टिकल लिखा गया है, ये XYZ ने लिखा है, XYZ का डायरेक्ट फैमिली ये मिनिस्टर है, और कोई डिस्क्लोजर दिया नहीं है। इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलना चाहता कि न्यूज़ लॉन्ड्री इम्पैक्ट, लेकिन हमने जब पॉइंट आउट करना शुरू किया, हमने देखा कई अखबारों में डिस्क्लोजर आ जाता था कि जिस व्यक्ति ने ये लिखा है आर्टिकल, उनका इस ही मुद्दे पर ये कनेक्शन है। पहले वो डिस्क्लोज ही नहीं करते थे कि भाई आई एम इंटरेस्टेड पार्टी। तो क्योंकि जर्नलिस्ट, और ये मैं मानूंगा, और कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, आजकल का जो गोदी मीडिया जैसे कहते हैं, वो तो इस लेवल का है कि उनको शर्म ही नहीं आती। मतलब वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते। एक बहुत प्रोमिनेंट क्या कहते हैं, प्राइम टाइम एंकर हैं, वो मेरे साथ एक पैनल पे थे कुछ साल पहले JLF पे। वो आए नहीं जब उनको पता चला कि मैं पैनल पे हूँ, क्योंकि मैं तो पूछूंगा ना कि भाई आप रोज रात को क्या गंद मचाते हैं टीवी पे। तो वो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहते। जहां भी वो एम्बैरस होंगे वो कट लेते हैं, लेकिन हर रात वो सेम चीज़ करेंगे, उनको फाइन्स पड़ेंगे, उन पर मतलब लोग हंसेंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, उनका प्रोफेशनल जो एक प्रोफाइल है वो कचरे के बराबर है, लेकिन वो हर रात वही करेंगे। पहले भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड था मीडिया, कभी गोल्डन एज नहीं था मीडिया का इंडिया में, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है, सोशल स्ट्रक्चर। हम बहुत प्लायंट कंप्लायंट लोग हैं, लेकिन तब अलग किस्म का प्रॉब्लम था, क्योंकि कई लोग मेरे दोस्त थे। और आई थिंक हमें सीखना होगा कि हम दोस्तों से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्ती रह सकती है। आई थिंक वो समझ नहीं थी उस जनरेशन में, जो जनरेशन जब मैं यंग था, जब मैं जर्नलिज्म में आया था। मधु एक एक्सेप्शन है। वो आई थिंक शी इज़ एजलेस। वो हर एज के साथ एज एन इक्वल बात कर सकती हैं। वो आज भी सीखने को तैयार हैं। वो आज भी नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। लेकिन उस जनरेशन के जो बाकी टॉप एडिटर्स वगैरह हैं, अगर आप उनको रिस्पेक्टफुली बोलें जी ये प्रोग्राम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, वो कुट्टी कुट्टी हो जाती है। तो कई लोग मेरे मित्र थे जिन्हें फ़ोन करके बोला यू डिड दिस, यू डिड दैट, क्योंकि हमने 2012 में शुरू किया था। उन दिनों इस लेवल की चमचागिरी नहीं होती थी, लेकिन मतलब सोनिया एंड राहुल वर स्टिल अनटचेबल। तो हम वो कभी पॉइंट आउट करते थे, मजाक उड़ाते थे उसका। तो मुझे फ़ोन करके मेरे कई दोस्त बोलते थे, तो ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्यों बोल दिया। एक बहुत प्रोमिनेंट एंकर थी प्राइम टाइम की, फ्रॉम द मोस्ट वेल नोन चैनल ऑफ द टाइम ऑफ द UPA टाइम। उनसे फ़ोन करके मुझे आधा घंटा एक लेक्चर दिया कि इट वॉज सो अनफेयर, ये किया वो किया। एंड उनसे रोज़ रात आप लोग बैठ के दूसरों को क्रिटिक करते हैं। आपको थोड़ा सा क्रिटिक किसी ने कर दिया, मतलब आपके सर पे आसमान गिर पड़ा। तो वो कल्चर नहीं था, मीडिया को क्रिटिक झेलने का कल्चर नहीं था। तो वो मुझे लगता है न्यूज़ लॉन्ड्री के बाद थोड़ा आया। अभी भी बहुत थिन स्किन्ड है। वो
मतलब डिसएग्रीमेंट इज डिसरिस्पेक्ट, बट आई थिंक वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। कई हैं मेरे मित्र जिनको हमने क्रिटिक किया है, लेकिन दे डिसएग्री बट दे आर स्टिल फ्रेंड्स। कई लोग हैं जो बात करना छोड़ देते हैं, लेकिन आई वॉज नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स एनीवे, तो दैट डजंट रियली बॉदर मी। जुडिशरी और अपनी लेजिस्लेटिव बॉडीज़, अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, इवन अप टू दिस म्यूनिसिपैलिटी लेवल, इन सब का काम को का वॉचडॉग मीडिया है। और सिर्फ मीडिया ने यही काम छोड़ दिया तो ये सारे के सारे करेक्ट। आवारा हो गए। और ये बात मीडिया को पता है, क्योंकि कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी घटना हो, जब मीडिया लोगों की तरफ से सवाल कर लेता है तो शर्म आ जाती है। तो सबसे पहले शर्म मरी है मीडिया की। बहुत करोड़ों के पैकेजेस पर हमारे स्टार एंकर्स काम कर रहे हैं, और आपने न्यूज़ लॉन्ड्री ने जो काम शुरू किया उसमें आप लोग ज़िंदगी में उस तरह से अचीव नहीं करेंगे, ये बात तय है। आपकी टीम को, आपके पास जो नए यूथ आता है उसको ये कभी लगता है कि यहाँ से हमें उधर जाना है, या वो भी आपके साथ उस फ्रूगैलिटी के साथ जीने के लिए राजी है, लेकिन मीनिंगफुल काम कर सकता है? उनको कईयों को लगता है, बट आई डोंट होल्ड अगेंस्ट देम। एक तो मतलब न्यूज़ लॉन्ड्री, मैं नहीं बोल रहा कि हम लेगेसी मीडिया के सैलरीज को मैच कर सकते हैं, लेकिन हम ठीक ठाक ही देते हैं अच्छे लोगों को। हम कम लोग रखते हैं, लेकिन इट्स एवरेज, इट्स नॉट वेरी बैड। इट्स नॉट कि आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू वर्क कि भाई अपना पेट काट के आप काम करो। अब कई मेरे कॉलीग्स हैं जो टाइम्स गए, जो एनडीटीवी गए, जो कुछ तो सरकारी जॉब ज्वाइन कर ली उन्होंने। तो मैं कहता हूँ यार, हर एज में कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, और अभी अगर आप मिड 20s में हैं, अगर मैं किसी को फॉर एग्जांपल 50-55 हज़ार रुपये सैलरी दे रहा हूँ और उसको 80,000 90,000 का ऑफर आ गया, और वो 26-25-28 साल का लड़का या लड़की है, तो मैं कहता हूँ भाई आई कैन नॉट मैच दैट, बट गो फॉर इट। 3 साल पैसे के लिए काम करो, लेकिन अपने आप को करप्ट मत होने दो। एक दिन तुम वापस आओगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको एक लेवल का पैसा चाहिए। उनको ये नहीं कि भाई मुझे जैगुआर गाड़ी चाहिए, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। आई डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी अनकंफर्टेबल। इट इज एवरीबडीज राइट टू वांट टू बी कंफर्टेबल। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक जायज़ एक्सपेक्टेशन है लाइफ में, और फाइनेंशियल डिसीजंस लेना जायज़ मॉरल एथिकल डिसीजंस है मेरे हिसाब से। मेरा एक कॉलीग था जो कई साल पहले छोड़ के टाइम्स गया, फिर वापस आया। आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट देम। मैंने कहा तुम्हारी अभी उम्र है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, करो, लेकिन डोंट फॉरगेट, डोंट सेल योर सोल। एक आई थिंक इब्राहिम लिंकन की लेटर है जो उन्होंने अपने बच्चे के स्कूल टीचर को लिखी थी, दैट टीच हिम टू that sell his brain and brawn to the highest bidder, but never put a price tag to his heart and soul. Amazing. जब मैंने स्मॉल स्क्रीन मेरे पार्टनर ने शुरू की थी 1999 में, हमारी जो पहली डॉक्यूमेंट्री थी जो हाई वैल्यू थी, वो देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी। आज न्यूज़ लॉन्ड्री उसी इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर टिप्पणी और करता है, लेकिन तब सस्टेनेबिलिटी था। लेकिन मेरा ये नहीं था कि मैं सारी जिंदगी उन्हीं की नौकरी करूंगा। तो आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट देम। एट द सेम टाइम आई डोंट, अब किसी ने मुझे ज्ञान दे रहे थे कि आप पेवॉल के पीछे क्यों रखते हैं कुछ स्टोरी, सब कुछ फ्री रखिए। मैंने कहा अगर सब कुछ फ्री रखेंगे तो लोग देंगे नहीं। कुछ लोग हैं हमारे करीब 25-30% सब्सक्राइबर्स, दे गिव इट फॉर द कॉज। ये नहीं कि पेवॉल के पीछे वाली स्टोरी पढ़नी है, लेकिन जब तक एक बहुत लार्ज चंक है जिनको कुछ वैल्यू नहीं एक्सट्रैक्ट करने को मिलेगी, वो नहीं देंगे। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे दूं पैसे, मैं सैलरीज कैसे दूं? मैं क्या मोदी जी से एड्स मांगू, या योगी जी से एड्स मांगू, या दिल्ली सरकार से एड्स मांगू? मैं तो फिर क्या फायदा? या फिर अदानी जी से मैं एड्स मांगू? तो नहीं, उनको पैसे की क्या जरूरत है? और ये एडिटर रह चुके हैं ये व्यक्ति, अब करीब 65-70 साल के होंगे। मैंने कहा आप जब एडिटर थे आप फोकट में काम करते थे क्या? मतलब
इतनी बेवकूफ़ाना चीज़ें सुनने को मिलती हैं कई लोगों से, मुझे आश्चर्य होता है कि आप कभी एडिटर थे, आपको समझ भी है न्यूज़ की। ऐसे ऐसे लोग एडिटर थे जिनको आइडिया ही नहीं है इकोनॉमिक मॉडल्स होते क्या हैं। उनको ना बस बोलने की आदत है, और उन दिनों क्योंकि कोई एडिटर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं बोलूंगा बाकी ताली बजाओ, और उनको लगता है आज भी वही हालत है। वो देख- बुरा मान गए होंगे इतनी सी वो बात तो पर। बहुत बुरा मान गए। उन्होंने तो बोला आप कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे। मैंने कहा बदतमीजी नहीं, आपने बदतमीजी देखी नहीं अभी तक। तो तो मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूज़ वालों को भी थोड़ी अपने आप को क्रिटिक होने की आदत डालनी होगी, और अगर आप वो आदत नहीं डालेंगे ना तो जनता जूते मारेगी। अभिनंदन, मुझे लगता है जनता ने जूते नहीं मारे सही टाइम पर। नहीं, ये हो गया। जनता को कैसे ये नहीं समझ में आया कि अपने एंकर से और अपने एडिटर से सवाल करे कि ये आप क्या कर रहे हैं। हम्म, और जनता नेता को गाली दे देती है, लेकिन जनता अभी तक उसको, उस मैसेंजर को जो गलत मैसेज दे रहा था और जो वो लगातार एडवोकेसी कर रहा था गलत चीज़ों की, और अभी भी कर रहा है, उस पर सवाल नहीं करती। जनता थाना घेर लेती है, जनता अपने नेता का घर घेर लेती है। अभी तक स्टूडियो नहीं घेरा गया है कभी। हाँ, मतलब जनता क्रिटिक तो करती है, लेकिन क्या है ना शिवा जी, मुझे लगता है मैंने कई देखे हैं वीडियोस। मैं एक बार खुद भी मैंने देखा था, एक शो करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया गेट पर एक चैनल, और जनता चिल्लाने लगी हाय 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 हाय, शो शूट नहीं हो पाया। होता है ऐसा, लेकिन जब तक ओनर्स इसका इम्पैक्ट नहीं झेलेंगे ना, क्योंकि एंकर्स भी क्या है, मतलब इसीलिए मैंने स्टूडियो का जिक्र किया कि स्टूडियो ऐसी जगह है जहां जाकर किसानों ने अपना धरना, किसानों को धरना स्टूडियो के बाहर देना चाहिए था। correct. मैं लगातार ये महसूस कर रही थी, जब किसान मर रहे थे, लाठी खा रहे थे, वो जो नेल्स लगाए गए थे, स्पाइक्स लगाए गए थे, वो झेल रहे थे। इसके बावजूद किसानों 10 किसान जाकर के धरने पे नहीं बैठे उन चैनल्स के बाहर जो इनको खालिस्तानी कह रहे थे, जो इनको वेस्टेड इंटरेस्ट वाला कह रहे थे, और ये कह रहे थे ये लोग पिज्जा कैसे खा रहे हैं वहां बैठ के, और ये लोग कूलर में क्यों बैठे हैं। हाँ, देखा था मैंने। किसान कूलर में क्यों बैठा है, इसका सवाल उठाने वाले एंकर्स का स्टूडियो किसानों ने नहीं घेरा। हमें ये अभी भी समझ में नहीं आया है कि ये गड़बड़ हमारे समाज में, सही को गलत कहना और गलत को सही कहना, जो हमारे लैंग्वेज के ऊपर, मीनिंग के ऊपर डाका डाला गया है। न्यूज़ चैनल्स ने डाला ये डाका कि गलत को सही बना के पेश करना, हर चीज़ को पलट करके अपने आका के लिए मुफीद बना देना। ये जो हमारे मायनों में डाका डाला गया है, हमारे शब्दों के मायनों में, इसके ऊपर हमारा समाज अभी तक नहीं जान रहा है। किसानों ने हताशा में अपना अलग मीडिया खड़ा करा, उन्होंने वो पर्चा निकाला। वो जान रहे थे कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा है उन्होंने मीडिया। अपना एक ट्विटर, वो ट्रैक्टर वाला जो किया था, वो ब्लॉक भी हो गया था फिर। हाँ, वो भी किया। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे जनता के टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है, ये सारे चैनल्स जिनको जनता के टैक्स पेयर के पैसे से एड्स सरकारें दे रही हैं, वहां नहीं गए हमारे किसान। हमारे नौजवान जो लाठी खा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि रिजल्ट दे दो, हमने परीक्षा दी है, हमारा रिजल्ट दे दो, जिससे हम उसको ले जाके कहीं नौकरी मांग सकें। बेशक, है ना। वो नौजवान भी स्टूडियो पर धरना नहीं दे रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो अकाउंटेबिलिटी मीडिया से सीख करनी चाहिए वो कुछ हद तक हो रही है, मतलब इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन हाँ, क्रिटिकल मैस अभी नहीं रीच हुआ है। लेकिन एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा शिवा जी, कि मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बॉटम से टॉप तक बढ़ती रहती है, क्योंकि मैं कई एंकर्स को जानता हूँ, और अभी से नहीं, पिछले 20, 25, 30 साल से जानता हूँ, और मैं जानता हूँ उनमें से कई इतने घटिया लोग नहीं हैं जितने दिखते हैं प्राइम टाइम पे। मैं उनको जानता हूँ, लेकिन वो बन गए हैं, उनका एक अवतार है वहां पर, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए। और मैं अब्सॉल्व नहीं करता रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, से यू कैन नॉट से मुझे बोला गया। लेकिन अगर उनकी, मैं ये कहता हूं जो प्रोडक्शन असिस्टेंट जो नया रिपोर्टर ज्वाइन करता है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 0.5% मानता हूं, क्योंकि जी जब आप ज्वाइन करते हैं ना, आप जब नए होते हैं, जब मैं 20 साल का था जब मैंने पहली बार न्यूज़ ट्रैक में कदम रखा था, आई थिंक 19 या 20 का हूँ, क्योंकि अभी मेरा कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ था।
तब जब जब मैं मधु को देखता था, अल्पना को देखता था, सबरीना को देखता था, ये जो सीनियर रिपोर्टर्स थे, मधु जो हमारी बॉस थी, मुझे लगता था यही नॉर्मल है कि भाई ये करना है करो, फटाफट ये करना है करो, अच्छा उसकी रिपोर्ट करनी है, वो धमका रहा है, देखी जाएगी, गो फॉर इट। तो मुझे लगा यही नॉर्मल है। तो तब अगर मधु मुझे बोलती नहीं अब तू जाके ऐसी स्टोरी कर कि वाजीद, आई थिंक तब ऋषि देवगौड़ा या गुजराल कौन थे प्राइम मिनिस्टर, कि वो इतने महान व्यक्ति हैं, मुझे लगता कि यही नॉर्मल है, क्योंकि मुझे क्या पता मतलब किसी की 20-25 साल की एक्सपीरियंस है, मैं नया हूँ, मैं क्वेश्चन थोड़ा करूंगा। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि दे हैव जस्ट कम इनटू द वर्कफोर्स और उनको लगता है यही है न्यूज़। फिर एज यू गो अप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ओनर की। और मुझे लगता है आप स्टूडियो को भी घेर लो, आप इन एंकर्स को भी घेर लो, कुछ मतलब जितनी वो तड़ी दिखाते हैं ना प्राइम टाइम पे, वो उतनी ही चापलूसी दिखाते हैं जब कैमरा नहीं रोल होता ओनर के सामने। अगर ओनर उनको बोलेगा कूद, वो कूदेंगे, अगर ओनर को बोलेगा बैठ, वो बैठेंगे। तो ओनर पर कहां पर आ रही है? जो ओनर्स हैं इन चैनल्स के, मुझे लगता है वो इंसुलेट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ओनर्स आर नॉट द फेस ऑफ द चैनल। टाइम्स ग्रुप के ओनर्स फेस ऑफ द चैनल का है, इंडिया डे ग्रुप के ओनर्स फेस ऑफ द चैनल का है, नेटवर्क 18 के ओनर्स फेस ऑफ द चैनल का है, अंबानी जी जो हैं या एनडीटीवी के अदानी जी जो हैं, वो फेस ऑफ चैनल थोड़ी ना है। फेस ऑफ चैनल तो ये है इनके जो एंकर्स बैठे हैं, उनको आप अकाउंटेबल बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप उन पर सफिशिएंट प्रेशर डाल भी दें, दे बी रिप्लेस्ड। और लाइन में तो बथेरे खड़े हैं। ये प्राइम टाइम के लिए कितना अंदरूनी झगड़े चलते हैं, वो तो आपको भी पता होगा कि उसको कैसे मिल गया 9 बजे का स्लॉट, मुझे मिलना चाहिए, तो वो तो दूसरा तैयार होगा। ओनर्स क्या कर रहे हैं? और ओनर्स के पास ईएमआई का तो प्रेशर नहीं है ना, ओनर्स के पास तो सैकड़ों करोड़ हैं। मैं ये बोल रहा हूं जो अभी आया है वर्कफोर्स में, उसको ईएमआई छोड़ो, उसको अपनी बिजली का बिल देना है, उसको अपना पीजी देना है, सब दिल्ली से थोड़ी ना है। बिल्कुल। जो थोड़े ऊपर गए ठीक है, उनको गाड़ी का ईएमआई देना है, उसके बिना भी लाइफ चल सकती है, लेकिन ठीक है। लेकिन जो ओनर है, जो दिल्ली के उनका एक एक बंगला 500 करोड़ का है, उनको क्या प्रेशर है? तो सबसे ज्यादा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दूंगा। अगर घेराव करना ही है तो ओनर के घर का करो। स्टूडियो कौन है ये, मतलब सॉरी टू यूज अ क्रैश लैंग्वेज, ये है तो उनकी चप्पू पप्पू ना, इनकी खुद की क्या है? आप देखिए एनडीटीवी, देखिए कई लोग एनडीटीवी के मैं सालों से जानता हूं, कई तो छोड़ के चले गए, कुछ रिपोर्टर्स हैं वहां, कुछ एंकर्स हैं वहां। प्रणॉय के टाइम में तो बड़ा वो छाती चौड़ी करके बोलते थे ये वो मोदी, ये मोदी वो, ठीक है, और वो ऐसा दिखाते थे कि वो उनकी अपनी बिलीफ सिस्टम है, अपनी वैल्यू सिस्टम है। ओनरशिप चेंज हुई, आपने देखा कैसे पलटी खाई उन्होंने। वही लोग हैं, तो पलटी क्यों खाई? पलटी ये खाई कि ओनर चेंज हुआ है ना। आपने इससे पहले एक जुमला इस्तेमाल किया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये हम लोग अब सुनना भूल गए। बहुत कई सालों से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद इन मीडिया का जो सवाल है वो अब कोई नहीं उठाता है, क्योंकि एक सबका मालिक एक है, और चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो और चाहे वो मीडिया हो, दोनों का मालिक एक है, दोनों उसी के मैनेजर्स हैं। एक एमओयूज एक्चुअलाइज कर रहा है, पॉलिसी बना रहा है, लेटरल एंट्री से उनके लोगों को ला करके पॉलिसी एग्जीक्यूट करवा रहा है, और दूसरा उन सब पे पर्दा डाल के कह रहा है देखो देखो कितना महान कुंभ हो रहा है, और 500 युवा हमारे नए साधु बन गए हैं, पढ़े लिखे युवा हमारे नए साधु बन गए हैं। किसी को ये त्रासदी नहीं नजर आ रही है कि जिन लोगों ने संसार छोड़ दिया, वानप्रस्थ में चले गए, सन्यास ले लिया, उनकी स्टोरी क्या है? अगर उनमें से कोई सुंदर पिचाई हो सकता था तो क्या वो सन्यास ले लेता? तो ये जो सवाल है कि हमारे युवाओं की आंखों का सपना किसने नोच लिया, किसने उनको संसार छोड़ने पे मजबूर कर दिया, ये कहने के बजाय पर्दा डालता हुआ बेशर्मी से मीडिया उसको हिंदुइज्म के उभार के तौर पे सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, मेरा सवाल यही है
कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कि कभी आपने देखा है कि कोई अडानी जैसा आदमी कोई बिलियनियर साधु बन जाए, वो कांवड़ में जाए? ये सवाल कोई नहीं कर रहा है। हमारे जो बेरोजगार इंजीनियर, आईआईटी का इंजीनियर युवा परेशान हाल हो करके वो पहले अपना मजाक उड़ाता है और वो पूरे अपने सिस्टम का और अपने समाज का मजाक उड़ा रहा है, किसी को बुरा नहीं लग रहा है। मेरी आंखें भर आती हैं हमारे युवाओं के सपनों को नोच लेने वालों के लिए ये मीडिया काम कर रहा है, बेशर्मी से काम कर रहा है। हमारे इन सारे लोगों को कितना करोड़ और चाहिए, कितनी पीढ़ियों को ये अपने महफूज करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि वो भी इसी तरह से आराम से जिए गुलामों के बीच में, और तब उनकी आत्मा जागेगी या अब नहीं जागेगी। आई थिंक एक सिस्टेमिक इशू है, और अब ये आप दूसरे देशों में भी देख रहे हैं। अब अमेरिका में देखे, इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति, उसको पैसे की क्या जरूरत है? मुझे लगता है एक पॉइंट के बाद पावर की लालच होती है, और दूसरी चीज ये है कि इट्स लाइक राइडिंग अ टाइगर। आप एक बार टाइगर पर चढ़ गए ना, आप उतर नहीं सकते, क्योंकि टाइगर आपको खा जाएगा। यही जो मैं आपको दो उदाहरण दूंगा, और ये पॉलिटिक्स और मीडिया दोनों से रिलेटेड है। अब कईयों के काफी केसेस हैं जो बंद नहीं हुए हैं, फाइल कोल्ड स्टोरेज में चली गई है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कईयों के आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड्स अभी वो हैं। अलादीन का चिराग है, जब चाहेंगे घिसेंगे और जिन निकालेंगे। तो अब क्योंकि कईयों ने कुछ लोचे करके अपना काम निकाला है, अब पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना होगा उनको, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं रहेंगे और सरकार बदल जाएगी तो उन पर इंक्वायरी बैठेगी, और गिल्ट तो कईयों की है, ठीक है। तो इसीलिए कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे जो भी सरकार हो, वो रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि इररेलेवेंस, पॉलिटिकल इररेलेवेंस मतलब अब आप पर आके द सॉर्ड ऑफ जस्टिस विल हिट यू, और सॉर्ड ऑफ जस्टिस से इंसुलेट होना है तो आपको पॉलिटिकल रेलेवेंट रहना होगा। अमेरिका में देखिए, जब बाइडेन ने अपना ऑफिस छोड़ा, अपने सब फैमिली मेंबर्स को उसने पार्डन दे दिया, प्रीएम्प्टिव पार्डन, क्योंकि उसको लगा ट्रंप जैसा आदमी जो है ना, वो इतना विंडिक्टिव है कि वो आके परेशान करेगा। अब चाहे वो अच्छा किया बुरा किया, मैं वो अलग डिस्कशन है, और किसी और टाइम हम उस पर घुस सकते हैं, लेकिन उसने इंसुलेट कर दिया कि बॉस ये इनको परेशान ना करे, क्योंकि अमेरिका में पहले ये कल्चर नहीं था। आप देखिए, जो प्रेसिडेंट आप 2 टर्म के बाद, दे आर पॉलिटिकली इररेलेवेंट। जॉर्ज बुश इज पॉलिटिकली इररेलेवेंट, बराक ओबामा इज पॉलिटिकली इररेलेवेंट। पॉलिटिकल इररेलेवेंस का मतलब वहां ये नहीं है कि अब देख बच्चू मैं तुझे क्या करता हूं। यहाँ इसलिए पॉलिटिक्स रिटायर नहीं करते, क्योंकि जिस दिन आपने रिटायर किया, आपको दूसरे पार्टी वाला अंदर कर देगा। तो आपको मरते दम तक, आपने तो सुना होगा ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनका अभी दिमाग भी ठीक नहीं चल रहा, अगर हमको मेडिकली एग्जामिन किया जाए दे विल बी अनफिट। ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं। हैं। तो लेकिन अगर उन्हें छोड़ दिया तो बॉस आपकी पिछला पूरा चिट्ठा खोलेगा। तो इसलिए यहाँ कोई रिटायर नहीं करता, वो सड़ सड़ के मर मर के, मतलब जलील हो के अपना बुढ़ापा झेलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि थैंक यू, इट वाज नाइस सर्विंग द कंट्री, अब मैं साधु बन जाता हूँ। ना, वो टिके रहेंगे, ताकि मेरे पिछले हिस्ट्री पर, तो यू हैव टू रिमेन। आपका एक छोटा सा भी अगर वोट बैंक है ना, आपका छोटा सा भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो 8 सीट, आप वहां पर अपना दबदबा बनाए रखोगे कि ये 8 सीट किसको कब चाहिए हो, तब मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। दैट इज अनफॉर्चुनेट, एंड दैट उसको आई थिंक ठीक करने में टाइम लगेगा। आई थिंक वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी अभी हम वी आर डेकेड्स अवे फ्रॉम इट। फिर नंबर ऑफ टर्म्स भी रेस्ट्रिक्ट करने एंड सॉरी, पड़ेंगे। एंड दैट्स ट्रू फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट्स आल्सो। या इसीलिए वो कभी ये नहीं बोलते ठीक है मेरा हो गया। काम चल रहा है, मतलब या तो दे विल नॉट स्पीक अप। मतलब एक बड़ा डिफरेंस है कि और कई लोग फॉल्स इक्विवेलेंस करते हैं, मीडिया तो हमेशा ऐसा था, इंडस्ट्री हाँ था, लेकिन एक्सेंट्रिसिटी और पागलपन में बहुत फर्क है। मोदी जी के आने के बाद किसी एक्टर की, इंडस्ट्रियलिस्ट की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ बोलने की।
वो तो मतलब मोदी जी अगर एक फोटो डालें सब लाइक करके तालियां बजाओ, मोदी जी घंटी बजाओ, सब अपने बालकनी में जाके घंटी बजा, मतलब एक समय था कि कुछ एक्टर, मैं ये नहीं बोल रहा था कि बहुत एक्टिविस्ट ही होते थे, लेकिन कम से कम कुछ तो अपना वो बोल सकते थे ना। आजकल तो मतलब फिल्में वही बनेंगी जो रूलिंग डिस्पेंसेशन के लिए हो, चाहे वो सच हो झूठ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब घटिया से घटिया फिल्म को आप टैक्स फ्री कर देंगे तो पूरी कैबिनेट साथ में देखती है। देखेगी। तो मतलब इस लेवल का जो कंप्लायंस, मतलब इस लेवल का जो सर्विलिटी, कंप्लायंस भी नहीं, मतलब दे वांट यू टू बी सर्वाइल। और शिवाजी मैंने एक लाइफ में देखा है, अगर आप बुली के सामने झुके ना, वो आपका नाक रगड़ के आपको रोंदेगा। किसी बुली को आप खुश नहीं कर सकते। आप हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट छोड़िए, लोग ट्रम्प को देखिए, कोई है उसका साथी जो पहले उसका चाटुकार था और उसको उसने अच्छी तरह ट्रीट किया हो? अभी विवेक रामास्वामी को जैसे पंजाब में कहते हैं चित्तड़ मार के निकाला है, जलील करके निकाला है। आपको बुली जलील करेगा ही करेगा। तो और अगर आपको मतलब और आपको ठुड मारेगा ही मारेगा। अब मैं नहीं कह रही, हम पर भी टैक्स रेट्स पड़ी हैं, शायद और पड़े, ठुड तो खानी है, लेकिन जलील होके नहीं खाऊंगा मैं। ये सब जलील होके खाएंगे। इनको लगता है कि तलवे चाटने के बाद इनको बहुत इज्जत से रखा जाएगा। इनकी भी क्या खाक इज्जत है, मैं जानता हूँ, मैंने व्हाट्सएप पढ़े हैं जो उनको ऑर्डर्स आते हैं। मतलब ऐसे आपसे कोई बात कर रहा है कि ये करो वो करो, तो आप खुश रहिए, मतलब और अगर आपको लगता है इससे आप इंसुलेट हो जाएंगे, आप नहीं होंगे इंसुलेट। तो वो जो ईगो है लार्जर देन लाइफ, वो कितना फेक है। एक तो जनता भी छितर मार रही है, वो भी समझ रही है, और आपका जिस बॉस के लिए आप काम कर रहे हैं वो शेट्टी है और आप उसके हाँ वो तो मतलब हाँ जंकी हैं। आई थिंक, और ऑल्सो आई थिंक सोसाइटी में एक समटाइम्स वी रिफ्लेक्स एक्शन से हम अपनी वैल्यू सिस्टम बना लेते हैं। कई लोग हैं जो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा है, इतना कोई लाइफस्टाइल है नहीं, बस शौक के लिए कमा रहे हैं। अगर वो एक बार सोचें कि बॉस, और मे बी उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया है अपने टर्म्स पे जीना, आप ट्राई कीजिए, आपको इतने की जरूरत नहीं है। सही। इनफैक्ट मुझे कई बार लगता है कि इंडियंस का, क्योंकि हमने बहुत इनसिक्योरिटी देखी है, कॉलोनियल पास्ट भी है हमारा, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इतनी देखी है कि हमारा रिलेशनशिप मनी के साथ बहुत ही गलत बन गया है। हमें इसी से सुकून मिलता है कि हमारे पास इतना सारा दबा हुआ पैसा है, लोगों के घरों से निकलता है, बेड में पड़ा हुआ है, बाथरूम में पड़ा हुआ है, उन्होंने दीवारों में दबा रखा है। पैसे का इस्तेमाल करके चीज़ों को बेहतर बनाना था, हालात बेहतर बनाने थे, खुशियाँ हासिल करनी थी। आपने पर्सनल खुशियाँ हासिल करनी, फिर अपने आसपास को बेहतर बनाइए, वो भी खुशी, उससे भी खुशी आती है। लेकिन पैसे के साथ बहुत अनहेल्दी रिलेशनशिप है लोगों का। हमारे बिलियनियर्स जो हैं वो भी समाज के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो भी सिर्फ दे आर अमासिंग वेल्थ ओनली, कि अब वो उनके पास जो संख्या थी उसमें इतना बिलियन ऐड हो गया है, इतने लाख ऐड हो गया है, ये एडिशन ही हो रहा है। तो बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप है ये पैसे का। अगर उस पैसे से कोई भी चीज़ आप हासिल नहीं कर रहे सिवाय इस ईगो के कि मेरे पास ये नंबर है, और कोई चेक भी नहीं करने आ रहा, अगर कोई दूसरा कोई क्लेम कर दे, ब्लैक मनी का चक्कर ना, तो कोई क्लेम कर दे बॉस हमारे पास आपसे ज्यादा है, लेकिन वो क्यों कि ब्लैक मनी का लफड़ा है इसलिए नहीं कोई क्लेम करेगा। तो दिस अनहेल्दीनेस विद द मनी इटसेल्फ is a major problem with our psyche, with the Indian psyche. Yeah, also, although I think, I mean, for example, at least till several years ago, I remember, between Godrej's, Tata's, ये जो पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट है बॉम्बे के, उनके कई ट्रस्ट, मैंने उनका काम देखा हुआ है, बहुत काफ़ी ज़बरदस्त काम किया था उन्होंने। तो वहाँ एक कल्चर था, आई थिंक उनके फोर फादर्स से जो 3-4 जो पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक सोसाइटीज़, कोलाबा में कई सोसाइटीज़ हैं जो बहुत हेविली सब्सिडाइज्ड हाउसिंग देती हैं लेस फॉर्चुनेट पारसीज को। तो मैं एक स्वीपिंग ब्रश से नहीं करूँगा, लेकिन जनरली अगर आप जनरलाइजेशन करें, इट इज़ ट्रू कि अगर आप इंडियन बिलियनियर्स को देखें, उनका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस लेवल का नहीं है, क्योंकि वो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर नॉट जस्ट एट दैट लेवल,
बिलनेस छोड़िए, मतलब मैं रीजनेबली वेल ऑफ पीपल, यू नो, लाइक यू एंड मी, शीबा जी, मैंने उनको देखा हुआ है कि वो अब मैंने दिल्ली में तो आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम में काफ़ी पार्टीज होती हैं, क्या कहते हैं, कार्ड पार्टीज। और कार्ड पार्टीज में मैंने देखा हुआ है लोग एक एक सिटिंग में 10,000 से लेके 5 लाख तक लूज कर जाते हैं, क्योंकि दिवाली में गैम्बलिंग का एक रिवाज है दिल्ली में, पता नहीं बाकी शहरों में है कि नहीं। और वहाँ आपका हाउस हेल्प ही सर्व कर रहा है आपको, और वो देख रहा है कि आप 10, 20, 40,000, 80,000। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अगर उनसे ग्लास टूट गया तो वो उनके 20,000 की सैलरी से काटते हैं। तो ये एक्चुअली बिलियनर्स का सिर्फ चक्कर नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि हमारे it is यहाँ एक cycle- हाँ, हमारे यहाँ जो प्रिविलेज लोग हैं ना, वो बेसिकली बहुत चीप हैं। मेरा एक कज़न है, वो कनाडा में रहता है, वो वहीं का सिटीजन है, वो वहीं पैदा हुआ था। तो एक बार मेरे चाचा जी जब जिंदा थे, हम सब बैठ के बात कर रहे थे फैमिली में, तो बोल रहे थे कि और जैसे यू नो हमारे जो पेरेंट्स के जनरेशन जो पंजाबी बिजनेसमैन हैं, दे टेंड टू बी अ लिटिल यू नो क्रिटिकल ऑफ कि अरे टैक्सेस देते हो, क्या मिलता है हमें टैक्स के बदले में, ये वो, यू नो, ये। और टू एन एक्सटेंट ठीक है, दैट मे बी ट्रू। तो मेरा कजन बोलता है, डैड इट्स नॉट दैट, इंडियंस डोंट पे टैक्सेस बिकॉज़ दे वेरी चीप, इंडियन रिच आर टू चीप, they don't like to pay taxes, even if they got everything they still won't pay taxes। मैंने कहा मानो you're right, वो justification 10 देते हैं, लेकिन वो इतना सड़ते इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी एक शादी में I was coming to that 50 only. लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्च देंगे, लेकिन अगर उनकी टीम में, चाहे वो घर की यू नो आपके घर के स्टाफ की टीम हो या ऑफिस स्टाफ टीम हो, वहां किसी की लाइफ बदलने के लिए उनको 5,000 भी चुभेगा। तो ये एक आई थिंक इंडियन प्रिविलेज्ड माइंडसेट जो है, वो ऊपर से लेके यू नो टॉप 2% में है। बहुत से लोगों को देखा है जो अपने नाना नानी दादा दादी के नाम पे पियाऊ बनवाएंगे, धर्मार्थ चिकित्सालय बनवाएंगे, आश्रम बनवाएंगे। वो अपने ही स्टाफ के साथ, अपने उस लड़के के साथ जो एरंड कर रहा है उसके साथ इतने सख्त होते हैं कि ये जो आदमी है जो दुनिया के लिए ये सब बनवा रहा है, उसका इस आदमी के साथ कोई रिश्ता बना है सालों में, ये नजर ही नहीं आता है। That's very true। बहुत अजीब है। और यही न्यूज़ का जो मतलब यू नो, अब यही लॉजिक न्यूज़ में यूज़ कीजिए। इसलिए हम कई बार मैं जब अपील्स डालता हूँ पॉडकास्ट, मैंने कहा आप बाहर खाना खाने जाइए, आपको बिल्कुल नहीं चुभेगा 5,000 का बिल है, 8,000 का बिल है, 3,000 का बिल है। सिगरेट का पैक खरीदेंगे आप 350 रुपये देंगे, 400 रुपये, लेकिन कोई बोले न्यूज़ में आप हर महीने 300 रुपये दे, तो आपको बड़ा चुभेगा। लेकिन आपका ही पैसा सरकार अपने लीडर्स का बड़ा बड़ा फोटो छाप के डाल रही है, तब आपको कुछ रियलाइज नहीं हो रहा। तो जब तक आप न्यूज़ का भार अपने कंधों पे नहीं लेंगे, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सरकारें हैं, वो अपने कंधे पे लेंगे और फिर वो वही न्यूज़ से नचवाएंगी जो। और न्यूज़ इज हैज टू बी पब्लिक सर्विस। इफ इट्स नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, देन इट्स नॉट न्यूज़। तो इसीलिए वही लॉजिक फिर न्यूज़ में भी आ जाता है। एक और कैटेगरी है मीडिया की, होलियर देन दाऊ, डिजिटल मीडिया। और वो इस मॉरल ऐलान के साथ आया था कि हम गोदी मीडिया नहीं हैं। हम तकलीफ में रह के छोटे सेटअप में रह करके बड़ी बात करने आए हैं। हम वो काम करेंगे जो हमें करना चाहिए था। और उस लिहाज से जब हमने देखा कि पिछले 2 चुनाव से मैं गौर कर रही हूँ कि वो पूरा मीडिया अब उतना ही बिकाऊ मुझे नज़र आने लगा है। ख़ासकर जो सिंडिकेट्स हैं, उनके अंदर जो सिंडिकेट्स हैं जो एक बड़ा ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, वो मुझे साफ दिखता है कि वो बैटिंग कर रहे हैं किसी खास पार्टी के लिए। और उन्होंने जो अपना ऑडियंस बेस बनाया है, उनको पता है कि ये विक्टिम माइंडसेट वाला जो ऑडियंस बेस है, ये उनको कमा करके देगा, उनसे वो कमा लेंगे। मेरी एडमिरेशन न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए तब बहुत बढ़ गई जब आपने उनमें से कुछ लोगों को कॉल आउट किया और आपने उस पर बात करी कि ये करप्शन शुरू हो गया यहाँ पर भी। How was it? How did you think of going against this? क्योंकि आप भी डिजिटल फॉर्मेट में थे।
देखिए शिवाजी, हम हालांकि इसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं सीईओ हूँ, और डे टू डे स्टोरीज जो होती हैं, डे टू डे क्रिटिक जो होती हैं, वो रमन सर, अतुल, मनीषा, अबान, जयश्री, जो हमारी टीम है और ज़बरदस्त रिपोर्टर्स हैं हमारे, वो करते हैं। लेकिन एक कल्चर हमने बना लिया है न्यूज़ लॉन्ड्री में कि बॉस, हम अगर कुछ देखें कि बॉस यहाँ मीडिया में इट्स नॉट ऑल साउंड, उसको कॉल आउट करेंगे। लेकिन मैं पर्सनली आई कैन टॉक ऑन माई बिहाफ, आई कैन नॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ माई कॉलीग्स। और मैंने एक लेख न्यूज़ लॉन्ड्री में भी डाला है कि न्यूज़ लॉन्ड्री का ओपिनियन नहीं है कुछ, मेरा ओपिनियन है। और कई बार मेरा ओपिनियन, मनीषा का ओपिनियन, रमन सर का ओपिनियन, अतुल का ओपिनियन अलग हो सकता है। हमारे पॉडकास्ट हफ्ता पे कई बार हमारे ओपिनियन अलग होते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो हाँ, आप सही कह रही हैं कि डिजिटल वाले भी अ, वो इंटेग्रिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, और उसका भी वही कारण है जो मैं शुरू में बोल रहा था कि लेगेसी मीडिया जब एकदम पागल नहीं था, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था, आप कैसे सस्टेन करते? ऐड से सस्टेन करते ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हर व्यक्ति से जाके पैसा लेते। इंटरनेट ने क्या एबिलिटी दी है? टू वे कम्युनिकेशन। आप देख भी सकते हैं और मुझे फीडबैक दे भी सकते हैं। आप प्रोडक्ट कंज्यूम भी कर सकते हैं और मुझे पैसा डायरेक्टली दे सकते हैं इस पर बैठे हुए। ब्रॉडकास्ट वाज वन वे कम्युनिकेशन, तो कॉमर्स भी वन वे ही होगा, मतलब आप ऐड देखिए। तो मॉडल ही वही था, क्योंकि जो आर्किटेक्चर था सिस्टम का, दैट डिड नॉट अलाउ, मतलब इफ आई वर टू, उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी, लिफ्ट की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऊपर से आप सामान फेंक रहे फेंकिए और एक रिप्रेजेंटेटिव जाके एक एडवर्टाइजर से पैसा ले लेगा, मतलब वो था सिस्टम। तो उस सिस्टम की इनहेरेंट वीकनेस थी, और वो वीकनेस हमने पॉइंट आउट की। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक एडिटर या हर एक प्रोप्राइटर, मतलब इंडिपेंडेंस से लेके इंटरनेट के आने तक करप्ट था। नहीं, मैनी ऑफ देम मेंट वेल एंड मैनी ऑफ देम स्टिल मीन वेल। लेकिन जब मॉडल ही वो ही है, आप उसमें थोड़ा बहुत अपना इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। और ये एक वीकनेस सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी है, वो उस पर मैं आऊंगा अभी। अब ये जो न्यूज़ का जो क्राइसिस है, वो वर्ल्ड ओवर है। न्यूज़ का मॉडल क्या है? एड मॉडल तो अब सब गूगल, फेसबुक सब ऐड ले जा रहे हैं, तो आपको जो रेवेन्यू मिलता है वो तुच्छा सा मिलता है। पहले जो हाँ, एडसेंस में कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो ट्रैफिक आ भी जाए आपको नहीं मिलेगा। तो एक तो सब्सक्राइबर मॉडल है। अब हमने क्योंकि 13 साल पहले शुरू किया था, हमारा एक ब्रांड बन चुका है, और एक इंडल्जेंस था, क्योंकि शुरू में हम अफोर्ड कर सकते थे चलाना, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्शन हाउस था। और न्यूज़ लॉन्ड्री कभी एक वाइबल बिजनेस के तौर पे नहीं शुरू किया था। हमने न्यूज़ लॉन्ड्री से शुरू किया था कि बॉस, किसी को तो ये कॉल आउट करना है। और तब हमारा पास एक्सेस कैपेसिटी थी, कैमरास थे, स्टूडियो था, डायरेक्टर्स थे, मेरे पास थोड़ा टाइम था, मधु थी। हमने कहा चलो चालू करते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि बिजनेस एंगल क्या है, तो तुक्का सा लग गया। अब एक जो न्यूज़ क्राइसिस है आपको, और ये मुझे याद है, मुझे विनोद मेहता ने भी बोला था। आई थिंक ही वाज वंडरफुल मैन। यस। हर इंसान के अच्छे पॉइंट होते हैं, बुरे पॉइंट होते हैं, बट नेट आई थिंक उनका इंटेलिजेंस, उनका जब भी मेरी उन्होंने बोला था कि हाँ यू राइट, क्योंकि जब न्यूज़ लॉन्ड्री 2012 में स्टार्ट किया हुआ था, मैंने उनका इंटरव्यू किया था 1 या 2 बार। तो मैं बोलता हम एड फ्री हैं, ये ही सेज वेरी गुड, ही सेज लेकिन हमारे टाइम में आप, उन्होंने आई थिंक टाटा पर आउटलुक ने कोई स्टोरी रन की थी, या और टाटा से सारे एड जरूर कर रहे थे, उन्होंने मैं इंटरव्यू बताया था। तो इस आप 1 या 2 इंडस्ट्री से पंगा ले सकते हैं, सबसे नहीं ले सकते, नहीं तो आपको कोई ऐड ही नहीं देगा। तो आप ये होप कर सकते हैं कि आप इन तीनों से पंगा ले लो और बाकी 4 आपको ऐड देंगे, और दूसरी मैगजीन वाला उन 4 से पंगा ले ले, तो पब्लिक को, जनता को नेट दोनों के स्केलेटन्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर 2 ही लोग हों जो सबको फीड कर रहे हो, तब यूनिफॉर्म हो गया, जैसे अब लेगेसी हो मीडिया। गया है। तो आई थिंक आई विल नॉट टेक अ मॉरल और एथिकल पोजिशन। कईयों को सस्टेन करने के लिए कुछ सरकारों के लिए बैटिंग करनी पड़ती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक
मैक्रो पिक्चर देखें मीडिया का, अगर सारे क्या कहते हैं वेइंग स्केल में जो रखते हैं वो जो बाट वेट्स बाट, अगर सारे बाट इस तरफ हैं तो बस इस तरफ ही कोई बाट आएंगे और बिग पिक्चर में आने भी चाहिए। अब न्यूज लॉन्ड्री ऊपर वाले की दया से, पब्लिक के प्यार से और मेरे अमेजिंग कॉलीग्स के हार्डवर्क से उससे अभी बचा हुआ है क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि सबके पास वो मॉडल होगा, तो हम पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन और हमारा सैटायर का स्टाइल है, हम पॉइंट आउट करते थे जब यूपीए की सरकार थी। हमने, मुझे याद है, हमने एक क्या कहते हैं, एक एनिमेशन की थी, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। तो स्नो वाइट का जो हमने दिखाया था वो है सोनिया गांधी, और सेवन ड्वार्फ्स का हमने जो जो प्रोमिनेंट एंकर्स थे वो उसके पीछे जा रहे थे, क्योंकि मनमोहन पर अटैक कर लो, इस पर कर लो, अब सोनिया गांधी को कोई कुछ नहीं बोलता था। गांधी इसको कोई टच नहीं नेवर, यू कुड नॉट टच देम। ठीक है, अब तब जो संतुलन था वो ऐसा था कि हमें वो पॉइंट आउट करना है। ऑफ कोर्स कई लोगों ने आज न्यूज लॉन्ड्री को डिस्कवर किया, वो गाली देते रहते हैं, उनको आइडिया नहीं है कि 2012 और 2014 के बीच में हमने क्या क्या किया। और पहली बार पुलिस जब मेरे ऑफिस आई थी तब यूपीए की सरकार थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी। बट मतलब कई लोगों ने सोशल मीडिया और न्यूज़ ही पिछले 8 साल में डिस्कवर किया, तो उनको आइडिया नहीं है, और आई डोंट ब्लेम देम। मतलब इग्नोरेंस इज नॉट अ सिन। बट आप जो बोल रही है ना, वो एक वीकनेस है, मीडिया की वीकनेस है, एंड आई थिंक इट शुड बी कॉल्ड आउट। बट मैं उसको एथिकली उस लेवल पे नहीं मानता जो मैं लेगेसी मीडिया को मानता। बेशक। देयर इज अ बिग डिफरेंस। आई थिंक अनदर, एंड आई वाज सेइंग, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल का वीकनेस है, और ये वीकनेस भी आई होप समवन विल, मतलब नेक्स्ट जनरेशन विल कम एंड दे विल से अभिनंदन ने अपना ज्ञान पेल लिया, उसने ये चीज क्रैक नहीं कर पाया, मैं कर पाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल न्यूज लॉन्ड्री भी जो प्रीडोमिनेंटली स्टोरीज करता है, वो करता है दिल्ली की, बॉम्बे की, सेंट्रल, मतलब ऐसी भी कई स्टोरीज हैं जो ऐसे इलाकों की हैं जो अर्बन एरियाज नहीं है, जो बिग लेवल करप्शन नहीं है, जो छोटे छोटे लेवल पर लोगों का लाइफ, जैसे मुझे याद है एक स्टोरी की थी, एनडीटीवी में की थी उन दिनों, मैंने देखी थी। बुलंदशहर के पास कोई गांव था, गांव के गांव घास को पीस के खा रहे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब ऐसी स्टोरीज हम करते हैं कभी कभी, लेकिन हमारा जो डेली ब्रेड एंड बटर है ना, वो ऐसी स्टोरीज नहीं है। क्योंकि कई लोग बोल सकते हैं क्योंकि न्यूज़लैंड के सब्सक्राइबर्स कौन है? न्यूज़लैंड सब्सक्राइबर्स वो लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि बस टॉप लेवल का करप्शन है, जो अर्बन डेवलपर्स हैं, जो महीने का 300 रुपये दे सकते हैं, अपनी कहानियां जो उनको इम्पैक्ट करती हैं। भाई यहाँ मेरे रिंग रोड का फ्लाईओवर क्यों टूटा हुआ है? म्यूनिसिपैलिटी पॉलिटिक्स और म्यूनिसिपैलिटी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा चाहते हैं। या भाई हमने एक टेलीकॉम पॉलिसी पर स्टोरी कर डाली, या ये बड़ा जो स्कैम है, ये रियल एस्टेट स्कैम पे कर डाला, क्योंकि वो लोग उस स्टोरी को एक्सेस करने के लिए पैसा देंगे। अब कोई गांव वाला जिसके पास, एक गांव वाला नहीं, गांव के गांव जिनके पास खाना नहीं है, वैसी स्टोरीज न्यूज़लैंड पे आपको 2-4-5% मिलेंगी। और वो इस मॉडल की इनहेरेंट वीकनेस है कि हमारी जो रीडरशिप है, जो हैसियत है 100-300 रुपए देने की, उसके लिए वो स्टोरी एक नॉवेल्टी है, डेली स्टोरी उनको उनके इंटरेस्ट की चाहिए, तो वो स्टोरी कौन करेगा? तो आई थिंक मॉडल्स विल कीप इवॉल्विंग। मतलब एक हाइब्रिड मॉडल होगा, और मैं मानता हूं कि एक कंग्लोमरेट ऐसा एक ऑल्टरनेटिव पेश कर सकता है कि कई छोटे, देखिए शिवाजी, मैं मानता हूं, ये प्योरली इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंगल से मैं बोल रहा हूं, वो दिन जब न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के 400 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ टर्नओवर से वो गए। जो भी न्यूज में घुस रहा है उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो विनीत जैन बन जाएगा, कि वो अरुणपुरी बन जाएगा, नहीं बनेगा। आगे का न्यूज का मॉडल जो है, आपका टर्नओवर 50 लाख से लेके 10, 15, 20 करोड़ मैक्स, उस रेंज में होगा। अब ऐसे 8-10 न्यूज प्लेटफॉर्म एक कंग्लोमरेट बन जाएं, तब ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल का इनहेरेंट वीकनेस है कि आप वो स्टोरी नहीं करेंगे जो सबसे गरीब को इफेक्ट कर, जैसे बापू ने बोला था,
लास्ट मैन। द लास्ट मैन को कौन सर्व कर रहा है? मतलब सच्चाई बोलते हैं, लास्ट मैन को ना तो आपका देश का सबसे बड़ा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर रहा है, ना न्यूज लॉन्ड्री सर्व कर रहा है। न्यूज लॉन्ड्री भी या तो मिडिल मैन या टॉप 10-15% को सर्व कर रहा है। लास्ट मैन को कौन सर्व कर रहा है? वो मॉडल भी इवॉल्व होगा, और कई बार मैं सोचता हूँ इसके बारे में, हाउ कैन वी मेक इट वर्क, क्योंकि जब तक वो सस्टेनेबल नहीं होगा, आई डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट। कि भाई आप सोशल सर्विस करिए, सोशल सर्विस करनी है तो फिर आप न्यूज के लिए करो। सोशल सर्विस के बहुत और अच्छे तरीके हैं। यू कैन मेक अ मच बिगर इम्पैक्ट रादर देन बी इन न्यूज। अभिनंदन, जब मैं मीडिया में आई थी 90s में, तो मीडिया अवार्ड्स बहुत कम थे, और जिनको मिल जाते थे तो वो वाकई, हम फिर वो जाते थे, देखते थे कि उनका काम क्या है, किस चीज़ पर मिला। और मीडिया अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एक हेल्दी बैलेंस था दोनों के बीच में। अभी क्या हुआ है कि मीडिया अवार्ड्स इतने ज़्यादा हैं कि और झोली भर भर के या ठेला भर भर के अवार्ड मिलता है, लेकिन जब आप उनका काम देखते हैं तो आपको पता चलता है इस एंकर ने या इस पूरे चैनल ने जिसको ठेला भर के अवार्ड मिला है, पूरे साल में एक भी कोई स्टोरी, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ब्रेक नहीं की है, कोई एक स्कूप नहीं किया है, कोई एक ऐसी बड़ी बात जो अपना, चलिए ठीक है आप साल भर बेईमानी कीजिए, अवार्ड के लिए एक स्टोरी ऐसी कीजिए जो जनता के लिए हो, जो इन्वेस्टिगेटिव हो, जो स्कूप हो, जो एक्सप्लोसिव हो, और लगे कि आपने कंट्रीब्यूट किया और जनता के पक्ष में कुछ किया है। ज़्यादातर ऐसी स्टोरीज अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी नहीं, टेक्नोक्रेट वाले प्लेटफॉर्म्स ब्रेक कर। अभी जुडिशरी पर एक बहुत अच्छी स्टोरी की है किसी नए प्रैक्टिशनर ने, लीगल प्रैक्टिशनर ने, तो वो स्टोरी है जो हमें बताती है कि जुडिशरी में क्या हो रहा है। ठीक है, वो कोई पत्रकार जैसे या डिजिटल मीडिया के भी पत्रकार ने नहीं की है। हम यहाँ से अगर देखें तो कहाँ पहुँच गए हैं, कर क्या रहे हैं? कॉन्क्लेव्स करना, सितारों को बुलाना, हर फील्ड के सितारों को बुलाना, जिसने अपने बल पे कुछ भी अचीव किया, किसी ने भाला फेंका है, किसी ने कुश्ती की है, किसी ने बैडमिंटन खेला है, उसने अपनी मेहनत से किया, उसको बुलाना और उसके साथ बैठ के 5 मिनट बात करना, ये टोटल अचीवमेंट बचा है अब। अवार्ड्स का शिवजी मैं मानता हूँ, अवार्ड्स 3 काम, मतलब मैं पर्सनली अवार्ड से इतना, हालांकि न्यूज लॉन्ड्री को भी कई अवार्ड्स मिले और हम उस पर कई बार जताते भी हैं कि भाई हमें रामनाथ गोयंका का अवार्ड मिला है, कि हमें रेडिंग का अवार्ड मिला, हमें रिसेंटली टॉप 10 इन्वेस्टिगेशन इन द वर्ल्ड, आई थिंक ये CPJ ने एक लिस्ट निकाली थी, आई फॉरगेट, एक वॉशिंगटन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें न्यूज़ मिनट, स्क्रोल और न्यूज़ लॉन्ड्री का भी नाम था, जो हमने बॉन्ड्स पे, इलेक्शन बॉन्ड्स पे की थी। पर्सनली अवार्ड्स का मैं ये मानता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, स्पोर्ट्स को हटा के, क्योंकि वहाँ तो एक क्वान्टिफाइबल, मतलब इट इज़ क्वान्टिफाइबल, आपने इसलिए गोल्ड मिला क्योंकि आपने 9.56 में 100 मीटर्स किया, आपने भाला 96 मीटर्स फेंका, जो भी है। लेकिन एक्टिंग अवार्ड्स हो गए, जर्नलिज्म अवार्ड्स हो गए, दे हैव टू डू वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स। या तो आपका वो मार्केट रेट बढ़ाएं, अगर आप एक्टर हैं तो अगर आपको ऑस्कर मिले या फिल्म फेयर अवार्ड मिला या नेशनल अवार्ड मिला, आपका मार्केट में रेट बढ़ाए, एक डायरेक्ट मॉनेटरी उसका एक आउटकम है। या तो वो फायदा होना चाहिए, या दूसरा आपका ब्रांड बनाए, और ब्रांड बनने का मतलब इमीडिएट मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपके ब्रांड की इज्जत बनी है और ये लॉन्ग टर्म आपका ब्रांड को सॉलिडिफाई करेगा। एंड ब्रांड बिल्डिंग इज अ डिफरेंट आर्ट, और ब्रांड बिल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट, चाहे वो न्यूज़ लॉन्ड्री हो, चाहे वो कोई भी नॉन न्यूज़ ब्रांड हो। तीसरा, पर्सनल वैनिटी, which is the most useless actually outcome of an award. And I think low self-esteem people need that, which is fine because you need some crutch. क्योंकि मैं कई एंकर देता हूँ अवार्ड के साथ पोस्ट कर रहे थे, मैंने बोला चलो यार, मतलब you don't want them to be so crushed with their own lack of self-esteem कि वो बेचारे they go into a zone which is unhealthy mentally.
और ठीक है, यू नीड अ और क्रच। कभी-कभी ज़मीर जगे तो सुलाने के काम भी आता है वो हाँ, अवार्ड। तो एंड दैट्स ट्रू फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आल्सो फॉर इंडिविजुअल जर्नलिस्ट। तो मैं तो बोलता हूँ, किसी यंग जर्नलिस्ट को अवार्ड मिला, खूब पेल, मुझे ये मिला, ये मिला, क्योंकि बॉस तेरा मार्केट वैल्यू बढ़ेगा एंड दैट्स गुड, दैट्स इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स अवार्ड की भी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मैं उन अवार्ड्स का नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि मेरे कई दोस्तों को मिला है, लेकिन वो ऐसे अवार्ड्स है कि वो बॉस मतलब वो तो किलो के हिसाब से मिलते हैं। मैंने एक चैनल को देखा जिसके लिए मैंने भी एक ज़माने में काम किया था, एक टेबल पे 50 अवार्ड पड़े हैं और अवार्ड्स 50 हैं, उस पूरी फोटोग्राफ में एक जर्नलिस्ट नहीं है जो अगर जर्नलिज्म के दम पर कोई हायर करे, उसको हायर करेगा। मतलब आप ये बताइए, अभी इंडियन न्यूज़ मार्केट में रवीश को नौकरी देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये मतलब गौरव सावंत जैसे लोग या अंजना ओम लोग जैसे लोग मतलब या सुधीर जैसे लोग, मतलब आप सुधीर चौधरी को देखिए, उसकी आप हिस्ट्री देखिए। प्योर मार्केट में जहां न्यूज और जर्नलिज्म की वैल्यू है, उस जैसे आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आज उस वैसे ही लोगों को प्राइम टाइम मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अवार्ड अगर आपका अगर वो मार्केट बना रहे तो ठीक है, यूज इट फॉर दैट, लेकिन क्योंकि अवार्ड मिला ये मत, यू मस्ट थिंक कि इसका क्या फायदा है। अगर ये आपका ब्रांड बिल्ड कर रहा है, या इसका एक मॉनेटरी आउटकम है, या अगर आपका और एट सर्टन स्टेजेस यू नीड इन लाइफ। अब फॉर एग्जांपल शिवाजी, अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, मैं 5 8 10 साल शायद और काम करूँ, मैं नौकरी तो करूँगा नहीं, क्योंकि अब मैंने 24 साल की उम्र में अपनी कंपनी शुरू की थी। चाहे मैं कम पैसे में गुजारा कर लूँ, मुझे आई एम नॉट कट आई एम आउट नॉट फॉर आई एम नॉट दैट। कट आउट टू डू अ जॉब। आई अंडरस्टैंड। तो मुझे तो जॉब सीकिंग चाहिए नहीं, तो अवार्ड से मेरा पर्सनल कोई फायदा है नहीं। पर्सनल वैनिटी के लिए वो एक उम्र भी चली गई वैनिटी की, और पर्सनल वैनिटी के लिए और चीज़ें काम आ जाती हैं कि भाई देखो, जब लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कई बार एंड द पायनियर, अभी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं पोस्टर देख के मैं कई बोलता हूँ पायनियर ऑफ, मैंने कहा ना तो मैं जर्नलिस्ट हूँ ना पायनियर, चलो ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप खुश हो लो, लेकिन इस स्टेज ऑफ लाइफ पर अवार्ड का कोई फायदा है नहीं। लेकिन एट अनदर स्टेज इन लाइफ शायद कुछ फायदा हो, तो अवार्ड्स को भी मैं एक प्योरली उस तरीके से देखता हूँ, व्हाट इज इट डूइंग फॉर यू। एंड आई थिंक मेनी अवार्ड्स डोंट डू एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स। ना वो वैनिटी, क्योंकि वो उस अवार्ड की इज्जत कचरे के डब्बे के बराबर है, आपका कोई मॉनेटरी आउटकम होगा नहीं और उससे आपका ब्रांड नहीं बनेगा, तो फिर आप एक पेपर वेट लेके यूज कर लो। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम अवार्ड टू अवार्ड, एंड आपकी क्या अपेक्षा है उस अवार्ड के आउटकम से। यस, एग्री, टोटली एग्री। और वो जिस तरह से थोक में मिलते हैं और टेबल भर के तस्वीरें आती हैं, इतने सारे मिले तो उसकी कोई अहमियत भी नहीं लगती है, वो एक्सक्लूसिविटी भी नहीं बचती है। व्हाट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मीडिया, वेयर आर दे? जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, ये सब ऑब्लिवियन में चले गए हैं। उसी तरह ये वाली जो बॉडीज़ थी जो कहती थी कि हम इंटरनली अपने आप को चेक करेंगे, इसलिए सरकार नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, खुद दे हैव डन सच अ बैड जॉब ऑफ इट। जी, इंस्टीट्यूशनल डीके ना, वो मतलब सीधा झूठ बोला जाता है, सीधा, और वो झूठ कभी भी कॉल आउट नहीं किया जाता। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स कि कोई किसी भी तरह का उसको टेक डाउन करने की बात हो, अपोलॉजी की बात हो। और देखिए 50,000 का जो वो जुर्माना होता है, वो तो पीनट्स है, वो हम जानते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो लोग ऐसे रोज़ 50,000 के जुर्माने दे सकते हैं और झूठ परोस सकते हैं। क्या किया जाए, ये कैसे रेगुलेट होगा? आई थिंक इंस्टीट्यूशनल डीके जो है हमारे देश में, वो बहुत रैपिड हुआ है पिछले कुछ सालों में। आपने जो कुछ संस्थाओं की बात की, जो कमीशंस हैं, वो ऐसी चीज़ों पर शो कॉज नोटिस भेज देती हैं जो मतलब एक ट्विटर मॉब को खुश करने के लिए कुछ बैठे हुए हैं, मतलब मीनिंगफुल कुछ नहीं करेंगे। आई मीन आई थिंक वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के जो पुराने ट्वीट्स निकाल के लोगों ने दिखाए थे कि भाई, तो आई मीन एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी सिनिकल, मुझे लगता है वो इन द प्रायोरिटी ऑफ थिंग्स वो छोटी बोट्स हैं कि जब टाइड ऊपर नीचे जाएगी वो उसके साथ ऊपर नीचे जाएंगे। अलग से उनका क्रिटिक करना इज लाइक
डायग्नोजिंग फॉर द डेड स्किन, क्योंकि बॉडी अनहेल्दी है. दे आर डेड स्किन. अगर बॉडी हेल्दी होगी वो भी हेल्दी हो जाएंगे. इट्स अ पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस. हाँ, इट इज लाइक दैट. तो मतलब वो किसी को एडजस्ट करने के लिए वहां लगा दिया. किसी ने आपकी बहुत अच्छी सेवा की थी. अब आप देखिए, जो मतलब राष्ट्रीय दूरदर्शन टाइप जो प्राइम टाइम्स हैं, अब मैं वो देखता हूँ, मैंने कहा इस जर्नलिस्ट को कोई मतलब जूनियर रिपोर्टर की नौकरी ना दे. एग्जैक्टली, 2 कौड़ी का आदमी. उनको प्राइम टाइम पे बैठा हुआ है. अब in the larger scheme of things, that is it's a dirty nail. बाकी बॉडी क्लीन होगी, नेल भी ठीक हो जाएगा. तो I have not given it that much thought of a detailed critique of this, but I think in the value chain of क्या चीज जो what ails our society, ये मतलब काफी नीचे आते हैं. तो बाकी सब ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा. आप रिक्रूट भी करते हैं नए लड़कों को, लड़कियों को. जी. तो मुझे ये जानना था कि अभी जो लॉट आ रही है वो उसका स्तर क्या है, उसकी एजुकेशन का, और वो टेक्निक कितनी सीख के आई है, और जो एथिकल क्वेश्चंस हैं जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए, वो कितना सीखा है उन्होंने, क्या? मेरा इस पर जो जवाब होगा वो थोड़ा लिमिटेड होगा, क्योंकि मेरा जो इंटरेक्शन होता है इनसे वो मेरे बाकी रिपोर्टर्स एडिटर से कम होता है. क्योंकि 2-4 ही न्यू रिक्रूट्स हैं जो मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, तो मैं उनसे 8-10 बार शायद इंटरेक्ट करूं. बाकी तो लेकिन जो मेरा अभी तक, अब जब न्यूज़ लॉन्ड्री शुरू हुआ था, जब हम छोटी 8-10 लोगों की टीम थी, तब तो सबसे इंटरेक्शन होता. तो मेरा इस पर ओपिनियन चेंज होता रहता है कई चीज़ों पर. एक तो मैं एजुकेशन को एड्रेस करूंगा. शिवा जी, मैंने देखा उस दिन, मैंने न्यूज़पेपर जब रैंकिंग आती है ना हर साल न्यूज़पेपर्स की, तो मैं हंसराज कॉलेज में गया था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था मैंने. तो मैंने देखा हंसराज इको इज लाइक आई थिंक नंबर 2 और द नंबर 1 फॉर इकोनॉमिक्स. मैंने कहा यार आई एम फ्रॉम द नंबर 1 नंबर 2 कॉलेज. मैंने कट ऑफ देखा 99. मैंने सर पीट लिया अपना. मैंने कहा यार लकीली मैं निकल गया 90s में, 92 में मैं निकल लिया. अगर मैं आज 2024 में होता है, मुझे तो कभी नहीं मिलती कॉलेज. और मेरा आई थिंक तब जो फीस थी, इट वाज 1027 या 1227 रुपीज फॉर द ईयर. एंड इट वाज अ गुड डिग्री. एन इकोनॉमिक्स डिग्री फ्रॉम हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज अ गुड डिग्री. उसकी इज्जत थी. आजकल कुछ बच्चे आते हैं, वो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 15-15 लाख 20-20 लाख दे के आते हैं. और मैं सोचता हूँ यार, इन बेचारों की नौकरी, मतलब जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ROI चांस ही नहीं है इनका. मतलब इट इज नॉट अ सेंसिबल डिसीजन. तो अगर आप DU, पता नहीं DU की क्या, आप BA की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन जी हाँ, इन विच स्ट्रीम, मतलब अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं लोग. हाँ, बट अभी मैंने अखबार में देखा था, ऐसा है कि नहीं है कि IIT वालों का भी, मतलब उनका जो नीचे आ रहा है, IIM वालों का भी, जो पिछले 10 साल में द एवरेज रिक्रूटमेंट जो होती है ऑन कैंपस, इट्स कमिंग डाउन. यस, बट एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग कि बहुत हेल्दी था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में. लेकिन अगर आप DU से आए, तो मतलब आपने लाखों नहीं दिए एजुकेशन के लिए. अब तो जितने में आप यहाँ इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, उतने में आप यूरोप जाके पढ़ के आ सकते हो. और मैं कई लोगों को जानता हूँ अच्छा, पर्सनली. मतलब आप एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में यूरोप में, चाहे वो जर्मनी हो या एम्स्टर्डम हो, या आप 20-25 लाख में एक वर्ल्ड वाइड जिसकी डिग्री की इज्जत हो वो करके आ सकते हैं, जितने में आप एक इंडिया में डिग्री करेंगे जिसकी वर्ल्ड वाइड टॉप 100 कॉलेज में इज्जत नहीं है. तो आई थिंक इट्स वेरी ट्रेजिक फॉर द यूथ कि भाई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. और ऑफ कोर्स दैट्स अ मच बिगर डिस्कशन. आई मीन द इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ दैट आर नॉट नेसेसरली पॉलिटिकल एज इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. आई थिंक ये जो पिछले 40-50 सालों में जो बेसिक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मॉडल जो फॉलो किया हुआ है ग्रोथ का, क्रेडिट फ्यूल्ड ग्रोथ, लेवरेज से ग्रोथ का, वो पैसा टॉप में अक्यूमुलेट कर रहा है. एंड इट इज नॉट, मतलब जो भी, जैसे ब्रिटेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है जिसकी वजह से सरकार बदली, अमेरिका में जो इन्फ्लेशन की वजह से सरकार बदली, मतलब उसका एक, और इंडिया, क्योंकि इंडिया
चाहे हमारे गोदी मीडिया वाले कुछ भी बोल रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं, इकोनॉमिकल माइट जो है हम वर्ल्ड ट्रेंड फॉलो करेंगे। रुचिर शर्मा ने एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया है कि जब ओवरऑल डेवलप कंट्रीज का ये डायरेक्शन होता है, इंडिया का भी वही होता है, जब उनका ये डायरेक्शन है हमारा भी वही होता है, क्योंकि वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अमेरिका इज 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, मतलब एक क्वार्टर एक ही देश है, तो अगर वो छींकता है तो सारे दुनिया को फीवर हो जाता है। हाँ। तो आई थिंक द रीजंस फॉर दैट आर कॉम्प्लिकेटेड, बट इन इंडिया बिकॉज वेल्थ डिस्पैरिटी इंडिया जैसे देश में ज्यादा वरिंग है, क्योंकि अमेरिका में वेल्थ डिस्पैरिटी जो है ना, जो सबसे पुअर है वो यहाँ पर है, और फिर डिस्पैरिटी इतनी है। इंडिया में डिस्पैरिटी कम है, लेकिन जो पुअरेस्ट है वो यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स मोर वरिंग। एंड कमिंग टू दैट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो ओवर एम्फोसिस है ना स्टेम पर, कि भाई इंजीनियरिंग, मैथ, साइंस यही वैल्यूबल है, ह्यूमैनिटी। इनफैक्ट कई बहुत बढ़िया कॉलेज हैं, एंड मतलब अभी टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का, लेकिन देयर आर सम ऑफ द टॉप साइंस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड इनकरेज देयर स्टूडेंट्स आप एक ह्यूमैनिटीज पढ़िए, क्योंकि आप जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, नहीं तो आप इलॉन मस्क बनेंगे, मतलब उसको इतनी अकल नहीं है, ब्रेन में हाँ, चिप लगानी है बस, मतलब उसको मार्स पहुंचना है कि भाई कीप, मतलब इट इज। आप डाविंची को भी देख लीजिए, ही वाज अ साइंटिस्ट ऑफ अ डिफरेंट कैलिबर, मतलब वैसा साइंटिस्ट कोई पैदा ही नहीं हुआ है, बट ही वाज एन आर्टिस्ट बिकॉज and his art informed his science, and vice versa. Exactly. So I think that importance of social science to understand societies, especially in a country like India, जहाँ पर कास्ट के बेस पर, धर्म के बेसिस पर, ट्राइब्स के बेसिस पर इतना कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको अगर मैक्रो लेवल पर चीजें सॉल्व करनी है, वो मैथ से नहीं होती, वो एक न्यूअन्स्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी से होती है। सोशल फैब्रिक को नेगोशिएट करना, एक A+B=2, बेशक आपको 2AB भी एक्स्ट्रा मिल जाए, उससे नहीं होता, ठीक है। उसके लिए एक अलग किस्म का एक, आई थिंक, एक सोच। तो मुझे लगता है आप इंडिया में देख लीजिए, वर्ल्ड में इंडिया में जो यूनिवर्सिटी सबसे रिस्पेक्टेड है वो है JNU। क्यों? चाहे आप, वो ह्यूमैनिटीज पढ़ाती थी, अब तो दूसरे सब्जेक्ट्स आ गए, लेकिन तो आई थिंक मैं ये नहीं बोल रहा कि वन इज बेटर देन द अदर, लेकिन एक जो ओवर एम्फोसिस है ना एक पर, इट्स नॉट हेल्दी फॉर अ सोसाइटी। इसको आपने जो स्टेम वाली बात कही ना, इसको मैं इस तरह से भी देखती हूँ कि जब हमने गौर करना शुरू किया है कि ये जो कास्ट रिलेटेड क्राइम हो रहा था कैंपस के अंदर, जिसमें दलित बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी जान ले रहे थे, और उनके हालात ऐसे बना दिए जाते थे कि वो उस माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाते थे, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा था? IIMs में हो रहा था, IITs में हो रहा था, एम्स में हो रहा था, साइंस में हो रहा था। शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाती हो, जिसका नाम ह्यूमैनिटीज़ के लिए हो, चाहे वो JNU हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जगदलपुर या कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर नहीं हो रहा था वो, तो वो वहीं हो रहा था सबसे ज़्यादा। तो एक बात ये समझ में आई कि जो अपने जैसे अपनी हम उम्र के बीच में लोगों के साथ जो रैगिंग का तरीका है, उसमें भी जब कास्ट आ जाती है तो फर्क आ जाता है, बहुत जबरदस्त फर्क आ जाता है। आप ये देखिए, इंडियन के जेल्स में अभी पिछले साल ही समवन हैड टू पिटिशन कि भाई कास्ट के हिसाब से जेल में आप काम दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, 2024 में। यस, आई रिमेम्बर, ये आया था। यस यस यस। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके बिना आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। सोसाइटी हैज टू, एक बहुत बढ़िया टॉक है प्रोफेसर जेड डायमंड का, वो एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, वो हार्वर्ड में पढ़ाते हैं। उन्होंने एक टॉक दिया है जो ऑनलाइन है। उन्होंने स्टडी किया है फ्रॉम नॉर्थ से लेके हजारों साल पहले, टिल आई थिंक सूडान तक, मतलब टिल दिस सेंचुरी, फ्रॉम सेवरल सेंचुरीज। उन्होंने वो सोसाइटी स्टडी की हैं जो कोलैप्स कर गई, सोसाइटीज दैट फेल्ड, और उन्होंने 4 या 5 कॉमन पॉइंट्स निकाले हैं इन सोसाइटीज दैट फेल्ड, और उसमें से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ देम, द मोस्ट प्रिविलेज्ड ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी
एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो डाइवर्ज करने लग गए, और जैसे वो इंटरेस्ट डाइवर्ज करने लग गए, that was common to all the societies that have collapsed historically the world over, and as studied by him. And he's an extremely accomplished and, you know, दिस इज सो प्रोफाउंड एंड आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमें ब्लैक लाइव मैटर तो दिखता है हमारे इलीट को, लेकिन इंडिया में वो अपने से अपने कास्ट के अंदर जो कर रहे हैं, जो हायरार्की है वो नहीं दिखती उनको। it is गटर में रोज सफाई करने वाले लोग गैस से मर जाते हैं, इस पर किसी भी तरह का आउटरेज नहीं आता सोसाइटी से। बिल्कुल जितना भी गैंग रेप्स हो रहे हैं उन सब में कास्ट एक बहुत बड़ा एंगल है। एब्सोल्युटली, क्लास तो है लेकिन कास्ट एक बहुत बड़ा है, मगर वो अभी परसों के अखबार में निकला था, एक दूल्हे को घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होती, क्योंकि वो पूरी पुलिस की प्लेटून। मैंने कहा, और आप कई प्रिविलेज लोगों से पूछिए, और इकोनॉमिकली प्रिविलेज ना हो लेकिन कास्ट प्रिविलेज है, वो बोलेंगे तो नहीं मेरे पास क्या हो। मतलब सब अपने सेल्फ इंडल्जेंट दुख में इतने लबालब हैं कि उनको और कुछ नहीं दिखता। मतलब बाकी देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए, बॉस आप 8 साल या 10 साल, 2002 में 12 साल आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, आप पिछले अब 11 साल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो मतलब करीब 22-23 साल हो गए आप टॉप ऑफ प्रिविलेज पे हैं। लेकिन आज भी जब वो इंटरव्यू देते हैं वो विक्टिम है, हाय मैं बेचारा, सब मुझे ओहो मैं बेचारा, मुझे सब गाली देते हैं। ये जो मानसिकता है ना कि भाई मैं तो फॉरएवर विक्टिम हूं, आपके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन विक्टिम मैं ही हूं, ये मानसिकता बहुत से प्रिविलेज लोगों में है हमारे देश में। वो उनको दूसरों का दुख दिखता ही नहीं, उनको लगता है कि बॉस पिछले आप 40 एक व्यक्ति की अगर उम्र में से 25 साल आपके टॉप ऑफ द पाइल में कटे हैं और अभी भी अगर आप विक्टिम हैं, तब बॉस आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि एक बार जब मोदी साहब के अपने शौक, निजी शौक पूरे हो जाएंगे तो वो जरूर जनता का भी कुछ करेंगे, जनता का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन वो इतने गरीब रहे हैं कि उनके वो जो गरीबी है वो मिट नहीं पा रही है। बट ही इज जस्ट वन। मैं कह रहा हूँ ये जो मानसिकता है ना, ये हमारे देश के इतने प्रिविलेज लोगों में है कि वो हमेशा विक्टिम है। वो उनको और किसी का इतने लोग तो हिस्ट्री से विक्टिमहुड ढूंढ के ला रहे हैं। 500 साल पहले ये हुआ, 800 साल पहले ये हुआ, इसीलिए मैं बेचारा। अरे यार तेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, 80 लाख की गाड़ी है मैं ये देखता हूँ, आप दिल्ली एयरपोर्ट जाइए, वहाँ 80-80 लाख की गाड़ियाँ खड़ी होंगी हाईवे पे, क्योंकि वो 200 रुपए की पार्किंग नहीं देना चाहते। हाँ, और वहाँ बेचारा हवलदार आके उनको कुछ बोलेगा, उससे झगड़ा करेंगे, लेकिन विक्टिम वही है। यार जाके तू एयरपोर्ट में गाड़ी खड़ी कर दे, 300 रुपए दे, तो गाड़ी 80 लाख की है तेरी। यहाँ पर प्रिविलेज लोगों की जो मानसिकता है वो फॉरएवर विक्टिम पुट किया है, इसीलिए वो और किसी का दर्द उनको इट्स इनविजिबल टू देम, समझ नहीं आता उनको। आपने बताया आपने जिस तरह से काम किया है, अथॉरिटी के साथ काम करना, ये आपकी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहा। क्या जर्नी रही आपकी? आपने फ्रीलांसिंग की है ज़्यादातर और उसके बाद ये न्यूज़ लॉन्ड्री शुरू किया? जी मैं 3rd ईयर कॉलेज में था अभी जब मैंने न्यूज़ ट्रैक में एज ए रिसर्चर काम करना शुरू किया। मधु से हम बहुत डरते थे। मधु के सामने मैंने पता नहीं शुरू में पहले 4-5 महीनों में मैंने 1 या 2 शब्द ही बोले होंगे। लेकिन हाँ, मतलब बचपन से ही मतलब लकीली मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि क्योंकि हमने बोला है यू मस्ट ओबे। और लकीली स्कूल में भी मेरे ऐसे टीचर्स थे, ऐसे इन्फ्लुएंसेस थे कि दे एनकरेज्ड, और इवन इफ दे डिडंट एनकरेज, इट वाज नॉट कि इफ यू डोंट ओबे और इफ यू डू नॉट एग्री यू आर अ दिल्ली किड। यू आर। आई ग्रो अप इन देहरादून। ओके। मैं दिल्ली 17 साल की उम्र में 12th खत्म करने के बाद मेरी मदर वहाँ टीचर थी वेलम गर्ल्स में, तो मैं 6 साल वेलम बॉयज़ में था, फिर 6 साल डून में ऑल बॉयज़ में। तो वहाँ पर ऐसा मुझे तो नहीं कभी
महसूस हुआ कि भाई यू मस्ट ओबे, एंड आई वाज अ लिटिल रिबेलियस इवन एज अ किड। कॉलेज में आके तो खैर हाल ही अलग था। इनफैक्ट मेरी न्यूज़ ट्रैक में इसलिए मैं गया था क्योंकि मेरी बड़ी बहन की एक बहुत अच्छी सहेली थी सबरीना धवन, वो न्यूज़ ट्रैक में रिपोर्टर थी। उन्होंने मॉनसून वेडिंग लिखी है। अब वो एक प्रोफेसर हैं एनवाईयू में, स्क्रीन राइटिंग सिखाती हैं। तो शी सेज ये निक्कू, मुझे निक्कू कहते हैं कि ये बड़े ऐसे लोगों के साथ घूमता है he'll get into trouble one day, तो he should do something productive with his time। तो क्योंकि डीयू में तो टाइम ही टाइम होता था, क्लास में आप कभी कभी जाते थे। खैर तो when I joined I had 2 or 3 very good influences in my life where I learned a lot। मतलब मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब पढ़ाई पढ़ने नहीं, मैं किताबें हमेशा पढ़ता था। इनफैक्ट मैंने कुछ बुक रिव्यूज भी लिखे थे एक मैगजीन के लिए जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर कॉलेज में था। तो तब मैंने एक तो ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी नहीं, मधु वॉज एन अथॉरिटेटिव फिगर, बट हाँ आई वुड लिसन टू मधु बिकॉज आई रिस्पेक्टेड मधु। बट आई एम श्योर मेरे अदर बॉसेस मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक शायद मानते होंगे। लेकिन अल्पना जो मेरे इमीडिएट बॉसेस थे, संजय पुगलिया वाज आल्सो माय बॉस फॉर व्हाइल, जो अब एनडीटीवी हेड करते हैं। मुझे काफ़ी सीखने को मिला उनसे। आई थिंक संजय वाज एन अमेजिंग मैन, एटलीस्ट व्हेन आई वर्कड विद हिम। दीपक चौरसिया वाज माय कॉलीग। बहुत अच्छा लड़का था। आई रिमेंबर वी यूज्ड टू गेट ऑन वेरी वेल। रात रात तक हम एडिटिंग करते थे, नीचे हम जाके पाव भाजी खाते डिनर पे, क्योंकि कई बार वो क्या कहते हैं, डिजिटल एविड शैविड नहीं यूज़ करते ना, फाइनल कट प्रो, वी यूज्ड टू यूज़ लिनियर मशीन्स। तो एक एक एडिट में 3-3 रातें लग जाती थी। तो आई मीन बट बहुत जल्दी मुझे ये, बाय द टाइम आई वाज 22 आई न्यू कि बस मुझे अपना कुछ करना है। आई कैन नॉट डू अ जॉब। और मेरा एक वहाँ दोस्त था प्रशांत सरीन, जो प्रोड्यूसर था न्यूज़ ट्रैक का। तो हम दोनों ने साथ में छोड़ा काम और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो लकीली 2-4 अवार्ड्स जीत गई, वो एक सैन फ्रांसिस्को में, एक जापान में। और उस डॉक्यूमेंट्री के दम पे फिर हमें काम मिलने लग गया। और राइट प्लेस राइट टाइम। 2002 के पहले 2-3 साल थोड़े स्ट्रगल थे, लेकिन 2002-3 के बाद जब ये सारे चैनल्स आने लग गए इंडिया में, उनको लोकल प्रोडक्शन चाहिए थी। और हमने लॉन्ग फॉर्म किया था न्यूज़ ट्रैक के कारण, क्योंकि न्यूज़ ट्रैक की स्टोरीज 30 सेकंड के 40 सेकंड के होते नहीं थे, 4-4 5-5 मिनट की स्टोरीज होती थी। और दूसरा मेरा एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था जब मैंने मॉनसून वेडिंग फिल्म में एज अ कैमरा असिस्टेंट काम किया। हमने इस एरिया में भी शूट की थी। वो एक विजय राज का एक सीन है जब वो वापस आता है, पी के दुबे जो बनता है। अच्छा। तो यहाँ पर एक ऑन टॉप ऑफ अ टेरेस पीछे जामा मस्जिद का बैकड्रॉप था। तो वो यहाँ सीन शूट किया था, वो मुझे याद है। कॉर्नर वाला एक प्रॉपर्टी है, हाँ, हाँ, तो समझ गई। फिर बिटवीन 5 to 8-9 पूरा हम सामान उठा के गलियों से लाए थे। वो कैमरा शैमरा उन दिनों फिल्म पे शूट होता था। हाँ, बड़े वाले सब। हाँ, तो मीरा नायर से काफ़ी सीखने को मिला, लोगों को ऐसे हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। और बाकी आई गेस इंस्टिंक्ट, बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लकी। आई थिंक लक हैज़ अ लॉट टू डू विद पीपल हैव बीन वेरी काइंड टू मी। मतलब कोई कारण नहीं था मधु, जिनका मैं एक एम्प्लॉई था, मुझे एक पार्टनर की हैसियत दे। न्यूज़ लॉन्ड्री जब साथ चालू किया, उन्होंने बोला चलो साथ करते हैं ये। आई वाज वेरी लकी टू हैव अ बिजनेस पार्टनर लाइक प्रशांत, क्योंकि वो मुझसे कई साल बड़े थे। जब मैं 24 साल का था, जब हमने कंपनी साथ चालू की, 24 साल के उन्होंने, आप में एनर्जी और अकड़ तो बहुत होती है, लेकिन विजडम होता कम है। तो वैसा एक अगर आपको एक बिजनेस पार्टनर मिल जाए जो आप आपकी अग्रेशन को भी झेल ले और आपको सिखा भी दे कुछ। अम, फिर मुझे गुलजार साहब से बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मैं जब बॉम्बे, मुझे आज तक छोड़ने से पहले मुझे बॉम्बे भेजा गया था। तो बॉम्बे में 1999 में एक रिपोर्टर की सैलरी में तो आप कहीं रह नहीं सकते थे। तो क्योंकि गुलजार साहब की बेटी मेघना और गोविंद मेरे स्कूल का दोस्त था, उनके जो सन इन लॉ हैं, तो पहले 4-5 दिन मैं उनके घर, गुलजार साहब घर रहते थे, यहाँ आ जाओ, जब तुम ढूंढ लोगे चले जाना। तो फिर जब मैंने पीजी ढूंढा तो गुलजार साहब ने बोला कि सवाल ही नहीं पैदा होता, आप जब तक आप बॉम्बे में, ये आपका घर है, अब कौन देता है, मतलब आप तो बताइए। मैं कब कई महीने उनके साथ था, तो उनको मैं देखता था कैसे काम करते हैं। मुझे याद है एक बहुत अच्छी उनकी
जब वो रोज लिखते थे, वो ऑफिस जाके उनका एक डेस्क है, वो लिखते थे, वो कुछ पढ़ते थे। तो मैंने पूछा, कोई फिल्म लिरिक्स लिख रहे हैं, कोई फिल्म लिख रहे हैं, कोई नहीं। मैंने कहा, रोज लिख के उनका बहुत शौक है। तो ही इज एम राइटर, सो आई विल राइट। हाथ में प्रोजेक्ट है नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज माई जॉब टू राइट, इट इज डिसिप्लिन। तो people have been very kind. I think luck has a lot to do with whatever one has been able to pull off. So I really believe in the generosity of people. I think by and large, most of the people I've met who have come into my life have been extremely generous. For no, I had nothing to offer them. They could not gain anything from me, but they have been extremely good to me. तो मैं तो कहूँगा, जो कुछ भी, चाहे न्यूज़ लॉन्ड्री या स्मॉल स्क्रीन या जो हमने शोज बनाए, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया। मैं अपने जूनियर्स को बोलता हूँ, जानता है मैं 3 दिन तक ऑफिस में रहता था, ये करता था। आई कुड वर्क नॉन स्टॉप। आई वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो मैं आई कुड स्किप मील्स एंड वर्क। अब दैट्स व्हेन आई हैव डायबिटीज, आई गेस। इस उम्र में अब स्टैमिना नहीं होता, बट इन यूथ यू हैव स्टैमिना। तो I could work very hard, but lots of people work very hard. Rickshaw wala works very hard, probably harder than I worked. So I think, so I attribute a lot to luck, but that doesn't mean I did not work hard. I worked like a dog, but happily. Luck or social capital? Social capital is a big thing, absolutely. So I think luck is social capital only. Is that? But that it's social capital, absolutely. You're absolutely right. That has a big part to do with it, but also luck. I mean, I don't know what it is, but just the generosity of people. Yeah, I mean, a lot of people have social capital, but they've had, उनके experiences बहुत बुरे रहे हैं। कई लोगों ने, इसने मेरा पैसा मार लिया, उसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया। तो touch wood, people have been good to me. तो that is my personal journey. But like you asked कि हाँ, I knew कि मैं कुछ करूँगा खुद, और जो मैं interact करता हूँ, मतलब I'm sure मेरे अगर कुछ फॉर्मर कॉलीग्स देख रहे होंगे, उनका बहुत अलग व्यू होगा कि क्योंकि मैं कई बार काफ़ी कड़क हो सकता हूँ, मैं काफ़ी इम्पेशेंट हो सकता हूँ। आजकल के स्टैंडर्ड से मतलब ऑफ कोर्स, जब मैं इंडिया में काम करता था, आवाज़ उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आवाज़ उठा के तो हमसे हर एक रिपोर्ट बात करता है, क्योंकि जब आप 19-20 के हो आप तो लेकिन तो मेरी भी आवाज़ अक्सर उठ जाती है। तो पर्सनली मुझे, आई डोंट थिंक इट्स अ गेम चेंजर। मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा होना अच्छी बात है, लेकिन मैं, इन द प्रायोरिटी ऑफ थिंग्स इन एफिशिएंसी, फॉर मी टोन ऑफ स्पीकिंग इज अ लिटिल लोअर। मतलब देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब फॉर मी, अगर आप पंचुअल नहीं हो सकते ना, तो इसने मुझसे ऐसे बात कर ली, वो चैचे मत कीजिए। बिकॉज द इजीएस्ट थिंग टू डू इज शो अप ऑन टाइम। तो एटलीस्ट हाँ, तो ऐसी चीजें, या अगर आपको एक टास्क दिया गया है या वो आप पूरा करो, या तो सो आई रिपीट, माय वैल्यू सिस्टम इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट is slightly old school. I'm not saying it's a good thing or a bad thing. It's what it is. I give stamina, industriousness, efficiency, and the ability to take ownership of a project higher priority to how you talk. What about your stints with foreign brands? आप उस वक्त थोड़ा क्रिएटिव काम कर रहे थे, जो डॉक्यूमेंट्री या कुछ, और फिर आप ये प्योर न्यूज़ की तरफ आए हैं। तो was that your calling, या वो सिर्फ किया था? Actually, न्यूज़ से sorry, न्यूज़ से मेरा नाता कभी टूटा नहीं था, क्योंकि 1999 में जब हमने प्रशांत और मैंने न्यूज़ ट्रैक छोड़ के स्मॉल स्क्रीन शुरू किया, हम छोटे मोटे एड्स या कॉर्पोरेट फिल्म बनाते रहते थे, लेकिन हमें छोटे मोटे न्यूज़ प्रोजेक्ट मिल जाते जब इलेक्शन होता था। रिमेंबर, हमने एक सीरीज की थी ईनाडू टीवी के लिए। अच्छा, साउथ इंडिया में, क्योंकि वहां पर कुछ इलेक्शन हो रहा था, तो उनको 5-7 मिनट के कंस्टिट्यूएंसी वाइज पैकेज चाहिए थे। फिर 2003 से लेकर 2010 तक
एनडीटी पर एक पॉलिटिकल सैटायर शो होता था, गुस्ताखी माफ, ये पपेट्स के साथ। यस यस। तो वो मैंने 7 साल लिखा है। आई वाज द चीफ स्क्रिप्ट ओह राइटर ऑफ दैट रियली? शो। तो वो बड़ा फेवरेट प्रोग्राम होता था भाई, हाँ हाँ, गुस्ताखी इट में। डिड आप वेरी लिखते वेल। थे वो? जी, मैं लिखता था। तो तभी मैं एनडीटीवी हफ्ते में 2 बार जाता था, क्योंकि मीटिंग्स होती थी कि भाई क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि उस सैटायर शो में हम वो कह सकते थे जो न्यूज़ रिपोर्ट नहीं कह सकती थी। बिल्कुल। तो इसीलिए मेरा अक्सर बातचीत होती, चाहे वो राजदीप हो या बरखा हो या अर्नब हो। तो ये सब बताते थे कि ये हो रहा है, या जो कोई बीट कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल उन दिनों मुझे याद है वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, जब पहले गुस्ताखी माफ शुरू हुआ था, पहले जो पपेट्स बने थे वो थे सोनिया गांधी के और अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन यूज नहीं हुए थे वो, क्योंकि तब भी ये कॉन्फिडेंस था कि अगर हम इनके पपेट्स बना के सैटायर करें। हालांकि यूपीए की सरकार थी, जो मेंटालिटी इंडियन न्यूज की थी, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत जबरदस्त थी, तब भी गोल्डन पीरियड नहीं था। नहीं था। तो शुरुआत, क्योंकि तब गल्फ वॉर चालू हुई थी, सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश, इनके बने थे पपेट्स, और हमने इनसे शुरू किया था काम। तो पहले करीब 3-4 महीने इनके बने, फिर सोनिया जी और अटल जी इंट्रोड्यूस हुए। अच्छा, फिर मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की सरकारें बन रही थी, की इलेक्शंस हो रहे थे। तो उमा भारती और दिग्विजय का बना, बिकॉज दे वर द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स। दिल्ली में मदन लाल खुराना और आई थिंक शीला दीक्षित का बना होगा। हाँ, शीला दीक्षित का बना, मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित का। और और फिर बना इसका क्या कहते हैं, अ, गहलोत जी और वसुंधरा राजे का। ठीक है, तो ये चुनाव खत्म हो गए। तो क्योंकि पहले तो पपेट्स जो बने थे वो अटल जी और सोनिया के बने थे, तो और ये इनके सरकार। फिर वेंकैया नायडू को, इफ यू रिमेम्बर, बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उनका पपेट बना था। तो मुझे याद है जो रिपोर्टर कवर करता था क्या कहते हैं बीजेपी, उसने आके मुझे बोला, प्रमोद महाजन पूछ रहे थे उनका क्यों नहीं बना है, पार्टी में उनकी हैसियत कम है क्या? ओ ओ। मैंने कहा अच्छा। तब ये कंपटीशन होने लगा कि क्योंकि ये शो बहुत पॉपुलर था, यस। कि जिसका पपेट बना है, मतलब पार्टी में, क्योंकि पहले अटल और सोनिया का बना, बिग फिर लीग। तो फिर उनका बना, फिर हमें किसी ने बोला यार जेटली जी का क्यों नहीं बना? ओ ओ। मैंने कहा, अच्छा। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली न्यूज से नाता कभी नहीं गया था। आई वाज ऑलवेज अ कंपल्सिव कंज्यूमर ऑफ न्यूज, चाहे सैटायर के तौर पे, चाहे 95 से 99 के रिपोर्टर के तौर पे, या एक शो प्रोड्यूसर के तौर पे। न्यूज पर हम कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो आई थिंक इट वाज इनएविटेबल कि कभी ना कभी लाइफ में मैं वापस न्यूज में ही कुछ करूंगा। लेकिन आज भी जब भी मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं भी लोग, जर्नलिस्ट अभिनंदन सेखरी, मैंने कहा आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम अ न्यूज प्रोफेशनल। क्योंकि जर्नलिज्म के लिए मैंने ग्राउंड रिपोर्ट 99 में की थी लास्ट। उसके बाद 2-4 डॉक्यूमेंट्री बनाई होगी, बट वो न्यूज नहीं होती। तो आई कॉल माई सेल्फ अ न्यूज प्रोफेशनल एंड अ मीडिया एंटरप्रेन्योर। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। जर्नलिस्ट और न्यूज़ का जो है और कंटेंट जो बनाया जा रहा है जी अभी सोशल मीडिया के ज़माने में, डिजिटल मीडिया के ज़माने में बहुत सारा कंटेंट बन रहा है। और मैं उसकी बात नहीं कर रही जो ख़राब है, लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है, ये लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन एक क्रिटिक कर रहे हैं साथ में, और ये एक तरह से एक्सपोजे भी कर रहे हैं। जी और बहुत सारी चीज़ें जो सामने तो हैं, लेकिन जब आप जक्सटापोज करते हैं तो वो पता चलता है कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में आपकी क्या राय है? कब तक ध्रुव राठी जैसे लोग बचे रहेंगे और इन पर सरकार का पंजा नहीं पड़ेगा? ध्रुव आई थिंक डज अमेजिंग वर्क। वो मैं पहली बार उसका इंटरव्यू किया था, आई थिंक वो 20-21 साल का था, न्यूज लॉन्ड्री में 2012 या 13 में। और जब उसने बस व्हेन ही हैड जस्ट स्टार्टेड आउट, या शायद हाँ आई थिंक 2013 में हमने उसका इंटरव्यू किया था, एंड आई वाज ब्लोन अवे, क्योंकि 2013 में आई मस्ट हैव बीन मे बी 39-40। ही वाज आई थिंक जस्ट 20-21, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, एंड आई वाज ब्लोन अवे कि भाई इतना यंग लड़का, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक्सप्लेन। तो बट ध्रुव को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो अक्सर अपने वीडियोस में कहता है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये इनकी रिपोर्टिंग से है। Yes, अक्सर referencing बहुत अक्सर वो जबरदस्त। न्यूज लॉन्ड्री का नाम लेता है, या स्क्रोल, या न्यूज मिनट, या जहां से भी वो न्यूज उठाता है, और कहता है ये रिपोर्टिंग उन्होंने की है। मैं लेकिन मैंने ऐसे भी कई मीडिया
कंटेंट क्रिएटर्स या चैनल्स देखे हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट बताते हैं, और आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज मेनी ऑफ देम वेरी यंग एंड नॉट एवरीबडी इज स्मार्ट एज ध्रुव, यू नो, एंड बिकॉज आई हैव मेट ध्रुव ऑफन, वो बहुत स्मार्ट लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। ऐसे भी कई हैं जो उनका पर्सोना अच्छा है लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया वर्ल्ड है थोड़ा लिमिटेड है, तो वो अपने आप को जर्नलिस्ट बताते हैं। हालांकि जो वो कमेंट्री कर रहे हैं उन्हें प्राइमरी सोर्स उनका नहीं है, प्राइमरी रिसर्च उनका नहीं है। एक जब तक आपने एक न्यूज रिपोर्टाज नहीं किया हो, आप जर्नलिस्ट नहीं आप अपने आप को कह सकते। अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट मैथमेटिक्स की 2+2 is 4, someone else may have a different view of journalism, that is my view, that is why जब लोग मुझे जर्नलिस्ट बताते हैं, आप कह सकते हैं फॉर्मर जर्नलिस्ट, क्योंकि एक जमाने में था जर्नलिस्ट, अब मैं नहीं हूँ जर्नलिस्ट, अब मैं एक न्यूज एंटरप्रेन्योर हूँ। अब सरकार का पंजा, ब्रॉडकास्ट बिल इंट्रोड्यूस किया, फिर विड्रॉ किया उन्होंने, वो जो आईटी एक्ट के अमेंडमेंट्स किए थे फिर वो स्टे हो गए। शिवा जी, ये तो पिछले 8-9 साल से यहाँ से वहाँ से किसी तरह से डिजिटल मीडिया पर अटैक चलता रहेगा, चल रहा है, और इसके खिलाफ लड़ता रहना होगा, चाहे आप कोर्ट्स यूज़ किए, चाहे पब्लिक प्रेशर यूज़ करें। बट मतलब ऐसा नहीं, और ये भी किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सरकार बदले की ये रुक जाएगा। 66A जो था, सेक्शन 66 ऑफ द आईटी, वो इस सरकार ने नहीं किया था जी। अगर आप न्यूज़ में हैं और आप चाहे न्यूज़ एज ए जर्नलिस्ट हैं, एज अ कमेंटेटर हैं, एज क्रिटिक हैं, आपको ये झगड़ते रहना है। देयर इज नो फिनिश लाइन, दिस इज द फिनिश लाइन, द प्रोसेस ऑफ ऑलवेज फाइटिंग। तो अनलेस, इनफैक्ट जब भी मैं जाता हूँ और कोई जर्नलिस्ट को मैंने कहा, अगर आपको झगड़ने का शौक है ना तब करो ये, अगर आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर चौड़े होना है, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू। सो आई थिंक दैट इज द प्रोसेस। कोई भी सरकार आए, क्योंकि इंडिया में कल्चर ही वही है कि बंद करो, हमारे प्राइमरी जो सोशल सेटअप है, फैमिली से लेके नेशन तक, यू आर टॉट टू ओबे। चलते चलते एक चीज़ मुझे बहुत खटकती है कंटेंट क्रिएशन के नज़रिए से, कि हम सब डिपेंडेंट हैं जो प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमें दिया उनके ऊपर, और किसी भी दिन अगर उनकी दोस्ती सरकार से ज़्यादा हुई या सरकार को उन्होंने सुनना शुरू किया और वो सारा कंटेंट जो क्रिटिक करता है उसको उन्होंने कहा ख़त्म, तो वो ख़त्म। जी, क्या हल है इसका? क्या कहीं आप कैसे करते हैं इसको? क्या कहीं और भी इसका कॉर्पस बना करके डालते हैं, रखते हैं, जो ये बना रहे? क्योंकि अगर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे रेवेन्यू मॉडल के प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये ऑपरेट नहीं कर सकते अगर नेशनल गवर्नमेंट्स उनको इजाज़त नहीं देंगी काम करने की। तो चाहे यूट्यूब हो, चाहे मेटा हो, गूगल हो या मेटा हो या और कोई हो, इससे कोई इंसुलेशन हो सकता है कि हम अपना काम बचा लें? जी, बैकअप्स तो हम रखते हैं, लेकिन वो दैट इज अ वेरी माइनर थिंग। अगर आप बैकअप रख भी दिया, उसका क्या करेंगे अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म बंद ही हो गया? नहीं है। मैं मानता हूँ शिवा जी कि ये चैलेंज है, और विद टाइम ये चैलेंज ओवरकम होता रहेगा, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं यहाँ, आई थिंक वो प्रसार भारती की बिल्डिंग है जहाँ मंडी हाउस। मंडी हाउस, क्योंकि मैं आई वॉज probably the youngest in the news track office, स्क्रिप्ट लेके जाता था, वहाँ एक ब्यूरोक्रेट बैठ के बोलता था ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, फिर मैं वापस जाता था, एडिटर को देता था, क्योंकि न्यूज ट्रैक खत्म होने से पहले और आज तक भी दूरदर्शन पे शुरू हुआ था ना जी। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब हम दौड़ रहे थे ताकि आज तक का बुलेटिन गोज ऑन एयर, क्योंकि लास्ट मिनट उन्हें चेंज भेजते, ये वीडियो ये इमेज हटाओ, ये इमेज हटाओ, ये इमेज हटाओ, सब कुछ एनालॉगस और फिजिकल। तो वापस जाके एडिट करके फिर वापस। दीन दीपी नाथ थे, आई रिमेंबर, ही वाज द ट्रांसपोर्ट इन चार्ज एट न्यूज ट्रैक। हम दोनों दौड़ दौड़ के गए थे, और रात को आई थिंक 9-9:30 बजे बुलेटिन शुरू हुआ था। जस्ट इन टाइम वी वेंट टू गिव द टेप, मास्टर टेप, बीटा टेप जो होती थी वो डालेंगे। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब कश्मीर पर स्टोरीज जो होती थी, वो एक होम मिनिस्ट्री में जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनको मैं पर्सनली जाके एक एनवेलप में बैठता था, ये जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक वाली जो बिल्डिंग्स हैं, और मैं फिर वहाँ बैठा रहता था, फिर अंदर से फिर वो भागते पेन के साथ, फिर मैं रह के जाता, अल्पना को देता, ये है, ये बचा है।
तो अब ये सब काट दिया, अब ये कीजिए। तो तब से लेके अब तक इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेसेस हैं, लेकिन वी विल हैव टू कीप इम्प्रूविंग। कल जेन्युइनली अगला जनरेशन न्यूज़ लॉन्ड्री 2.0 जो होगा, वो इससे भी बढ़िया होगा। वो इस सब प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएगा। आपसे और मुझसे ज़्यादा गट्सी, ज़्यादा अकम्प्लिश्ड, ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा ड्रिवन लोग भी आएंगे। मतलब उसेन बोल्ट ने क्या कहते हैं, बेन जॉनसन का रिकॉर्ड तोड़ा है, हालांकि वो डोप पे था। बेन जॉनसन ने कार्ल लूइस का रिकॉर्ड तोड़ा। तो आई हैव नो डाउट, मतलब आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। देयर आर प्रॉब्लम्स, इलॉन मस्क जैसे कुछ अजीबोगरीब नटर्स कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उस तरफ से फोर्स आएगी ना, इस तरफ से भी फोर्स आएगी। और मुझे इस तरफ की फोर्स में इतना कॉन्फिडेंस है कि देयर विल ऑलवेज बी evil in the world, there will always be bullies in the world, but the same letter that I quote of Abraham Lincoln, teach my son that for every enemy there is a friend, for every selfish politician there is a dedicated hero. So संतुलन बना रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप मुझ जैसे लोग कुछ ज्यादा ही हो गए दुनिया में, तो फिर दूसरी तरफ को भी पुशबैक करना चाहिए। एक बहुत सेलिब्रेटेड इंटरव्यूअर हैं, दूरदर्शन के ज़माने के, गुफ्तगू प्रोग्राम करते हैं, सैयद मोहम्मद इरफान साहब। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ उनका एकदम से ख़त्म हो गया जब सारी चीज़ें बदली दूरदर्शन पे, और क्या क्या हुआ लोकसभा, राज्यसभा टीवी पर, तो बहुत चीज़ें। लेकिन जब मैंने अपील की तो हमारे व्यूअर्स ने ही बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखी थी, और ज़्यादातर चीज़ें रिकवर हो गई व्यूअर्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने पास डाउनलोड किया था। तो व्यूअर्स बहुत बड़ी हमारी सपोर्ट होते हैं। वो चीज़ें जो हम जो आपको अच्छी लग रही हैं, और जो काम न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे लोग कर रहे हैं आपको अच्छी लग रही हैं, आप उसको महफूज कर लीजिए, आप डाउनलोड करके रख लीजिए। आप हमारी रिपोजिटरी हो सकते हैं, आर्काइव हो सकते हैं, और वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं समाज के लिए उनको बचा करके रख सकते हैं। बेशक। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं? बहुत 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 मज़ा आया इस कॉन्वर्सेशन से। इट वाज वेरी वेरी नाइस, आई एंजॉयड इट वेरी मच। थैंक यू शिवा जी फॉर कॉलिंग मी। मुझे बहुत इंसाइट्स मिले हैं आपसे बात करके। मैं सर हिला रही थी सिर्फ, लेकिन मैं बहुत एब्जॉर्ब कर रही थी कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। थैंक यू जी। तो ये बहुत इंसाइटफुल था मेरे लिए, खुद के लिए, मेरी अपनी जर्नी में आपने बहुत ऐड कर दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू।